ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो वेलकम टू दिस कोर्स ऑल ऑफ यू, और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक। मुझे वो जमाना याद आ गया कि जब खुद सीएसएस के लिए तैयारी करते थे और एफपीएससी के कोई टेस्ट आ गए तो वो जब देते थे वन पेपर वाले, तो वन पेपर वाले टेस्ट का तो कुछ पता ही नहीं होता, खास तौर पे जब वो जनरल नॉलेज और ऐसे किसी मुल्क का कैपिटल पूछता है जो हमने कभी सुना नहीं होता। बट लकीली दिस एग्जाम इज डिफरेंट, लकीली दिस इज अ डिफरेंट, लकीली बिकॉज कि इसमें जो आपको सबसे पहले मैं चाहता हूं कि समझो कि किस चीज के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन का बच्चा सारा, आवाज ठीक है? वसीम बेटा, मैं इसका शेयर हटाना चाहता हूँ। इसको शेयर नहीं करना चाहता स्क्रीन को अभी कुछ भी शेयर नहीं कुछ भी नहीं करना चाहता। स्टॉप शेयर कर, कहाँ पे? स्टॉप शेयर। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो देखें, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसको समझें तो शायद फिर मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा इस जॉब के बारे में, सिलेबस के बारे में, फिर अपना तारुफ बताऊंगा, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करूंगा आज। ठीक है, ये जो एफपीएससी ने तीसरी दफा इन अ रो तकरीबन 450-500 के करीब सीट्स आई हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, ये पिछले 20 साल में नहीं आई। मैंने जब सर्विस ज्वाइन की थी इन 2004, एफपीआर ज्वाइन किया, इनलैंड रेवेन्यू ज्वाइन किया, तो हमारे पास जो इंस्पेक्टर थे, जो मेरा पहला इंस्पेक्टर था, उसकी उम्र ऑब्वियसली मेरे से डबल थी, और सारे लोग इसी तरह थे। अब वो एक लॉट जो पुराने इंस्पेक्टर्स की थी वो रिटायर होगी, तो अब सीट्स हुई है ओपन, और वो चूंकि बीच में इंडक्शन हुआ नहीं तो इंस्पेक्टर की जॉब हो गई थी खाली। तो एक दफा शायद और हो जाए, फिर वो ही बंद हो जाएगा, तो एक विंडो खुला है। इंस्पेक्टर का ग्रेड क्या है एफबीआर में? इंस्पेक्टर का ग्रेड है 16, ग्रेड 16। अब अगर ग्रेड 16 की जॉब हो, वो एफबीआर में हो और एफबीआर के इनलैंड रेवेन्यू विंग में हो, तो इनलैंड रेवेन्यू विंग डील करता है इनकम टैक्स के साथ, सेल्स टैक्स के साथ और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के साथ। और आपके मुल्क का जो टोटल टैक्स एफबीआर कलेक्ट करता है उसमें अराउंड 80% इनलैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है। कस्टम्स तो एक माइनर टैक्स रह गया है, और वक्त के साथ क्या होगा, और वो श्रिंक होता जाएगा। ये नहीं कि कस्टम की जॉब कोई कम है, उसकी जॉब भी बड़ी अच्छी है, मगर रिलेटिव वैल्यू इनलैंड रेवेन्यू का बहुत ज्यादा है। रिफॉर्म्स भी हर वक्त चलते रहते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर एक प्रमोशन मिल जाए तो क्या बनोगे? सीएसएस ऑफिसर, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर इन इनलैंड रेवेन्यू में डिस्टिंक्शन नहीं होता कि ये सीएसएस है या नॉन सीएसएस है, बल्कि मुझे एज ए सीनियर ऑफिसर एफबीआर में जब चांस मिलता है ना, तो मैं नॉन सीएसएस को प्रेफर करता हूं। ये बताना नहीं किसी को, बिकॉज कि नॉन सीएसएस वाला काम अच्छा करता है। सीएसएस वाला सिर्फ इसी डिस्कशन में लगा रहता है कि यार मैं डीएमजी में होता तो ये होता, मैं पुलिस में होता तो ये होता। तो वो जो नॉन सीएसएस वाला होता है वो ज्यादा अच्छा वर्कर होता है, उसको प्रेफर किया जाता है। तो आपको एक प्रमोशन मिल गया, यू बिकम अ सीएसएस ऑफिसर, बिकॉज कोई फर्क नहीं है। ये नहीं होता कि ये इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है। ठीक है, तो इसको लाइटली नहीं ले। अच्छा, मैं इस कोर्स को कर क्यों रहा हूं? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। क्योंकि लास्ट 2 टाइम्स जब मेरे पास जान पहचान वाले लोग आते थे, जान पहचान का मतलब है किसी दोस्त ने बोला यार इसको थोड़ा सा गाइड कर दे, तो वो मेरे पास आए, उनको पता चला यार ये तो टैक्स का इतना बड़ा टीचर है, तो उन्होंने कहा सर हमें सीए की क्लास में बैठा दे, तो मैं उनको सीए की क्लास में बैठा देता था और वो पास हो जाते थे। अब इस दफा उन्होंने ही जो पास हो जाते थे 10 लोगों को कहा कि यार सर के पास जाए। अब मैंने कहा 10 को पढ़ाना है,
तो सबको पढ़ाते हैं। देखिए ये हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, हाईली टेक्निकल। मतलब पता है, मैं सोचते वक्त 10 दफा सोच रहा था कि शुड आई डू इट और आई शुडंट डू इट। रीजन कि आप लोग सारे नॉन टेक्निकल हो। आप में से कुछ होंगे जो मेरे स्टूडेंट होंगे, सीए के बैकग्राउंड से होंगे, मगर ज्यादातर जो इस कोर्स में बच्चा आया है उसको टैक्स का कख नहीं पता। अब मेरे लिए चैलेंज बढ़ गया, तो देन आई थॉट कि यार चलो 15 साल से जो टैक्स पढ़ा रहा हूं और 17 साल जो टैक्स डिपार्टमेंट में हूं, तो कुछ तो सीखा होगा ना। इट्स अ चैलेंज नॉट फॉर यू, इट्स अ चैलेंज फॉर मी, कि तुम्हारे लेवल तक आके तुम लोगों को पढ़ाऊं और फिर पास हो जाओगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये बैच मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, ये बैच मेरा स्टूडेंट है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सीरियस एफर्ट करेगा उसके लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कोटा वाइज भी देखोगे तो इट्स गुड नंबर। ठीक है, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फिर अपने बारे में बताऊंगा। सिलेबस के बारे में ये बता दूं कि देखो 80% लास्ट 2 टाइम्स हुआ है ना, 80% टेक्निकल है। सिलेबस देखोगे 20% इंग्लिश, 80% टेक्निकल, क्योंकि जॉब ही ऐसी है। जॉब में 2 काम करने पड़ते हैं, लॉ का पता हो और नोटिस लिखना आता हो। अंग्रेजी क्यों, नोटिस, ऑर्डर्स। तो इसीलिए सिलेबस को डिजाइन इस जॉब के लिए किया गया कि उनको ऑलरेडी ट्रेंड लोग चाहिए। अच्छा, ट्रेंड नहीं तो उनको इतना पता हो कि ताकि वो जॉब पे जब आए तो अच्छा परफॉर्म कर सके। और ऑन जॉब की चीजें शायद आपको ना समझ आए, बट मैंने ऐसे भी पिछले बैच के लोग देखे हैं जो शायद ऐसी पोस्टिंग्स पे बैठे हैं कि आपको हैरत होगी कि ये 16 ग्रेड में रहते हुए 20 ग्रेड की बेनिफिट्स ले रहा है, 20 ग्रेड का मजा ले रहा है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड वर्क। ठीक है, तो टेक इट सीरियसली। सिलेबस मैंने बता दिया, इसीलिए स्टार्ट किससे करेंगे, ऑब्वियसली टेक्निकल से, ऑब्वियसली टेक से। अब इसके अंदर जो चीजें हैं, देखिए 3 लॉज हैं, बाकी बहुत आसान चीजें भी हैं। मसलन जी एफबीआर के फंक्शंस बताएं। अच्छा जी, क्या इसमें मसला है? आपके लिए जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ा, वो है कि ना सिर्फ सिलेबस के अंदर 80% यानी बहुत बड़ा रेशो टेक्निकल है, बट वो लॉज हैं। लॉज समझते हो? लॉज, इसका मतलब है कि ना सिर्फ टैक्स बल्कि लॉ। कोई भी बंदा जिसने लॉ में स्पेशलाइजेशन किया हो, उससे पूछें कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या था, पता है क्या बोलता है? इनकम टैक्स। समझ ही नहीं आता। इसलिए नहीं समझ आता कि इसको समझने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक, लीगल नॉलेज, 2, बिजनेस प्रैक्टिस की नॉलेज। बिजनेसेस के लिए होता है ना, तो बिजनेस तो पता हो, लीजिंग किसको कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है। अब आपको पहले पता ही नहीं होगा तो उसका टैक्सेशन कैसे सीखेंगे? और तीसरी चीज चाहिए अकाउंटेंसी की नॉलेज। अब आप में से बताएं, जिसने मेरी तरह बीए किया होगा उसके तो ऊपर से गुजर जाएगा ना। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अपना तारुफ भी दे देता हूँ। 31st कॉमन 2002 में मैंने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया। इसे मेरी एज कैलकुलेट नहीं करना, जिसको एज पता करना है तो मुझसे पूछने में खुद बता दूंगा। बट आई वॉज यंगेस्ट इन द बैच, इस वजह से इस वक्त ग्रेड 19 में हूँ और ग्रेड 19 में भी सीनियर हूँ। एफबीआर में इस वक्त हूँ। प्रीवियसली मैं डेप्यूटेशन पे सिंध गवर्नमेंट में काम कर चुका हूँ, इन सिंध रेवेन्यू बोर्ड एज कमिश्नर। इसके अलावा जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का ट्राइब्यूनल है उसमें एज ए जज अपॉइंट हुआ था। तो बहुत सारे चीजें हैं, आपके लिए रेलेवेंट चीज बताता हूँ। सेकेंडली ये कि साथ में चूंकि सिविल सर्विस के लिए जब तैयारी करते थे तो पढ़ाने का शौक था, कुछ दोस्तों को पढ़ाते थे इस नियत से कि चलो अगर खुद कर लिया तो एक और दोस्त हो जिसको करा लो। तो अल्लाह का शुक्र है, एक नहीं बहुत सारे दोस्त पास हुए। इसके बाद फिर ख्याल आया कि अच्छा यार क्यों ना नेशनल लेवल पे काम किया जाए। फिर सीएसएस एकेडमी का भी लास्ट ईयर से, बल्कि लास्ट ईयर तो नहीं होगा, करंट ईयर ही होगा, स्टार्ट किया। उसी एक्सपीरियंस की वजह से कि अगर 4 लोगों को गाइड किया और 4 लोग हो गए। मेरा सीए के पढ़ाने का या सीए में आके टैक्सेशन पढ़ाने का जो मेन वजह बनी वो सीएसएस के वक्त का पढ़ाना था, वो जो शौक। ठीक है, अराउंड 15 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, अराउंड 15 ईयर से।
और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टैक्स सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से काउंट होता है। तो मैंने इसीलिए एक वॉइस नोट भेजा था ग्रुप में, जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, कि एक तरफ एफबीआर का ही सीनियर ऑफिसर, दूसरी तरफ टैक्स पढ़ाने वाला, तो यू आर इन अ सेफ पोजीशन, यू आर इन सेफ हैंड्स। अब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। मैं बताएं, अब तक जो आपसे बात कर रहा था एज अ एफबीआर ऑफिसर बात कर रहा था, अब मैं अपनी अफसरी को ना उतार के साइड पे कर देता हूँ, चल बेटा तू बाहर जा, अब मैं टीचर के रोल में आ जाता हूँ। अब एज अ टीचर मुझे नंबर 1 मेहनत करनी है, ऑब्वियसली मैं करूंगा तो आप तक बात आएगी ना, तो आपकी टोटल सपोर्ट की जाएगी मेरी तरफ से, यहाँ के स्टाफ की तरफ से पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा। और इंशाल्लाह आपको इन 2 महीने में ना सिर्फ ये कि इस टेस्ट की अच्छी तैयारी हो जाएगी, बल्कि एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपका। और वो वैल्यू एडिशन क्या है कि आपकी चाहे बीए किया हो, आपका चाहे बीएससी किया हो, चाहे आप कॉमर्स के हो या ना हो, कम से कम आप एक सब्जेक्ट नहीं 3 सब्जेक्ट सीख लोगे। और ये सब्जेक्ट आपके लिए वैल्यूएबल बनाने के लिए मैंने फिर एक नया आइडिया सोचा। मैंने कहा अगर ये बच्चे आ रहे हैं, इनके लिए इसको वैल्यूएबल बनाओ। और वो ये है कि एंड पे आके हम आपसे एक एमसीक्यू क्विज लेंगे, इम्तिहान लेंगे, जो पास करेगा उसको हम सर्टिफिकेट भी देंगे ताकि अपनी सीवी में लिख सको, ठीक है, कि मैंने तारिक तुनियो का एआरटीटी बिजनेस स्कूल का ये कोर्स अटेंड किया है और उसमें मैं पास हूं। हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, आपकी सीवी में भी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। ऑनलाइन के बच्चे, बेटा अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लो, आगे मैं इसके बाद जाऊंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एफपीएससी की किसकी बेटा? ये शमीम पूछ रहे। शमीम वो तो हो चुकी है, एफपीएससी की तो लास्ट डेट गुजर चुकी, इसलिए मैंने पोस्ट भी डाला था, बच्चों को सो रहे होते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर का काम मुश्किल है, बहुत आसान है। इंस्पेक्टर का काम ये नहीं समझिएगा कि वो, मैं बताता हूँ, कोई टारगेट बेस तरह नहीं होता, बहुत आसान काम है। देखिए इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये तो भूल जाओ कि वो वर्दी पहन के, उनकी वर्दी है मतलब फौज की तरह, फौज का कलर जो होता है ना सेम वर्दी होती है, बहुत अच्छी वर्दी डिजाइन की गई, कोई नहीं पहनता, हम भी नहीं कहते, मैं भी, मेरे इंस्पेक्टर कभी नहीं, मैं ठीक है इजी रहो यार, चिल करो। ठीक है, क्योंकि एक इंस्पेक्टर था मेरा बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ठीक है, वो होता है ना काम करते हैं तो एक एसोसिएशन होती है, तो उसकी हमेशा ना एक तरफ की वर्दी नीचे चली जाती थी, मैं उसको कहता मैं यार छोड़ तू ना पहन वर्दी। तो इन केस बेटा इसका वो नहीं है, पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं समझिएगा, ये एक टैक्स का इंस्पेक्टर इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। इसमें आपकी पावर पता है क्या होगी? इसमें हो कलम, पावर आपके पास है कानून की, लॉ की पावर है आपके पास, ना कि रास्ते पे खड़े हो इसको पकड़। तो नंबर 1 फील्ड जॉब नहीं है, फील्ड जॉब नहीं है। हाँ फील्ड में जाने की जरूरत पड़ती है, मगर अक्सर हम इंस्पेक्टर से भी नीचे स्टाफ भेज देते, चल भी बेटा ये जाके कर किया, हाँ जरूरी काम होगा इंस्पेक्टर को भेज देते। तो इट्स नॉट उस तरीके की फील्ड जॉब नहीं है कि जी मोबाइल फोन होगा और आप सदर में या लाहौर के वो जो है कौन सा मार्केट है, लिबर्टी मार्केट पे खड़े होंगे, क्योंकि पूरे मुल्क से ऑनलाइन के बच्चे बैठे हैं। मैं डेटा देख रहा था, मैं सरप्राइज्ड कि एक पोस्ट डाला है, देखो दुनिया चेंज हो चुकी है, ऐसे ऐसे भी जगह से बच्चे हैं। तो बेटा आई एम फुली एक्सेसिबल टू एवरीवन। ठीक है, इंग्लिश का किस तरीके से करेंगे बेटा? इंग्लिश पे आपको एंड पे आके कुछ सेशंस, मैं कुछ सेशंस जरूर दूंगा। ठीक है, कुछ सेशंस का मतलब है कि आमतौर पे ये उस बच्चे के लिए होगा जिसने एफपीएससी का टेस्ट नहीं दिया अब तक। ऐसे भी तो होंगे ना जो एफपीएससी का दे रहे हैं, उसको तो जरूरत नहीं होगी, बाकियों को जरूरत होगी। ठीक है, ओके, बुक रिकमेंड करें, बुक है ही नहीं तो क्या रिकमेंड करूं? कोई बुक नहीं है इसके लिए। जब बुक पे जाओगे तो फिर फेल हो जाओगे, क्योंकि जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो मैंने देखी और वो इस वर्थ नहीं है, यकीन करें कि मैं आपको बोलूं रिकमेंड करूं। उन्होंने किया ये है कि कानून की चीजें उठाई हैं, सारा कानून है, डायरेक्ट है, उन्होंने उठाया, उसमें से एक लफ्ज काट दिया, एमसीक्यू बन गया। मतलब ये क्या, उससे होगा क्या? पूरा सेक्शन आप देखिए, एमसीक्यू जो आपका एग्जामिनर बनाएगा ना, जो एग्जामिनर बनाएगा आपका एमसीक्यू, वो ऐसे थोड़ी होता है, वो तो कॉन्सेप्ट का होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। तो इसीलिए कोई बुक नहीं है, आपकी बुक मैं बनाऊंगा, अभी आपको पढ़ाते हुए। कैसे पढ़ाऊंगा देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से बुक बनती है। देखिए जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, एक चीज बेटा जहन में रखें कि एआरटीटी बिजनेस स्कूल जिस फोरम से मैं पढ़ा रहा हूं, ये एजुकेशन का कराची का सीए का सबसे बड़ा इदारा है।
ये जो आप जहां बैठे हैं ना इस वक्त, ये सीए का सबसे बड़ा इदारा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो जिसको कहते हैं पासर्स और टॉपर्स यहां से आते हैं। और पिछले 2 साल से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कोविड की वजह से। तो रिजल्टेंट ही आप अंदाजा लगाएं कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। और इसके बावजूद टॉपर्स आते हैं, यहां से टॉप करते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल लेते हैं। तो जो ऑनलाइन का बच्चा है वो रेस्ट अश्योर्ड, वसीम ने आई एम श्योर आपको सारी बातें बता दी होंगी। किसी में कंफ्यूजन है पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको हर रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। रिकॉर्ड जो हो रहा है, ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको इसका एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लास नहीं लेंगे। जो लाइव क्लास नहीं लेगा ना, उसकी अटेंडेंस चेक हो रही होगी। 3 दफा 4 दफा या 5 दफा हम देखेंगे ना ये आ ही नहीं रहा, तो उसका फिर रिकॉर्डेड भी बंद हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सोते रहो। मुझे टेंशन नहीं है तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर में दे, मैं रिकॉर्ड करके भी तुम लोगों को दे सकता हूं। मगर रिकॉर्डेड में तुम पता है क्या सोच रहे होंगे? ये सोच रहे होंगे कि यार अभी टाइम पड़ा है, बाद में पढ़ूंगा। वो एंड टाइम पे आके कुछ भी नहीं करोगे। मैंने इसलिए इस कोर्स को डिजाइन ऐसे किया कि 2 महीने पढ़ाओ और 1 महीना इनको कहो घर पे पढ़े खुद। तो 2 महीने मेरा टाइम, 1 महीना आपका टाइम। बिलीव मी, हो सकता है कि इसमें आपका जो पासिंग की परसेंटेज है ना, उसके चांस को 80% बढ़ जाए कंपेयर टू बिल्कुल ये एंड पे जो सोच रहा है ना मैं सोता रहूंगा, एंड पे पढ़ूंगा। प्लीज इस कोर्स को छोड़ दो। ये अटेम्प्ट नहीं करना, टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि ये नहीं हो सकेगा। ये वही बच्चा कर पाएगा इस पेपर को जो बच्चा शुरू से मेहनत करेगा। 2 महीने मेरे साथ मेहनत करें, 1 महीने खुद घर पे जाके मेहनत करें, आपका ये पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, अब हम आते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। सारे टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यूज हैं। ऑब्वियसली बेटा मैं 15 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पढ़ा रहा हूं, टैक्सेशन। मेरा तो होमवर्क किया हुआ है। इस कोई टेस्ट के लिए थोड़ी किया है। इसके लिए तो सिर्फ थोड़े से पोर्शन देख लिए कि ये अच्छा ये भी एडेड है। ठीक है, आपको जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 15 साल से। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो बच्चे हैं उन्होंने तो मेरा नाम ही बिगाड़ दिया। दे कॉल मी टैक्समैन, दे कॉल मी टैक्समैन बिकॉज वो ये टैक्स पढ़ाना। अभी मैं चूंकि उनकी क्लासेस ऑफ है, ऑफिस में था, तो एक मैसेज आया कि सर प्लीज पिक माय फोन। ठीक है, एसओएस कॉल आती है ना, एसओएस कॉल। तो मैंने कहा अच्छा अभी देखो कौन है। कॉल उठाई, एक बच्ची तकरीबन रो रही थी तकरीबन, सर मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा जी जब आपका बड़ा भाई डॉक्टर है तो तुम्हें परेशानी किस चीज की, बता क्या टेंशन है। सर ये टॉपिक नहीं हो रहा। मैंने कहा अगर तुम्हें अगले 5 मिनट में करा दूं तो बोलोगे कि आप अच्छे टीचर हो। सर मैं तो दुआएं करूंगी। मैं 3 मिनट में करा दिया, इतनी खुश। बेटा देखो दिस इज माई सब्जेक्ट, दिस इज माई सब्जेक्ट। मतलब टैक्स जैसे वो नहीं क्या है कि आई ईट और आई रन एंड आई स्लीप एंड एवरीथिंग। तो आपको बेस्ट 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 से भी बेस्ट टीचिंग मिलेगी। ये मेरा क्लेम है, ये मेरा क्लेम है। मगर क्या आप मेहनत करोगे? आप में से कितने मैट्रिक्स देखा है? मैट्रिक्स मूवी देखी है? उसमें वो पिल दिखाता है ना, पिल। कौन सी 2 कलरों की पिल्स होती हैं, एक ब्लू और एक पता नहीं कौन सी। विच वन विल यू पिक? चैलेंज पिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मैं आपसे वही बात करूं, आर यू पिकिंग अप द चैलेंज? क्योंकि मेरा स्टूडेंट फेल नहीं होगा। कम से कम टेस्ट ये जो रिटन फेल किया ना, तो मैं तुम लोगों को आके वही मारूंगा। मतलब वो कार्टून की तरह फोन करूंगा, पंच लगेगा तुम लोगों को। फेल नहीं है ना, बेइज्जती नहीं कराना। ठीक है, तो आप आर यू पिकिंग अप द चैलेंज? टॉक टू योरसेल्फ, आर यू विलिंग टू वर्क हार्ड? ओके लेट्स वर्क हार्ड, ओके लेट्स वर्क हार्ड। अजय जी सबसे पहली बात यह है कि आज का पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी नेचर का है। देखें आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी, मगर प्रॉपर टाइम पे। आज कुछ भी नहीं, आज सिर्फ मैं आपकी फाउंडेशन बनाऊंगा, सिर्फ फाउंडेशन। आज सिर्फ फाउंडेशन होगी, नोटिंग करते रहिएगा। और जो नोटिंग आपके सामने होगी यही नोटिंग एंड वाले जो है, चले 1 सेकंड सिर्फ मुझे चेक करने दें। बेटा जो लास्ट बच्चा उसको ये पढ़ने में आ रहा है? ओके पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। चलो इसका मतलब वो मैं देख रहा हूँ कितना लिखना है ना मुझे सामने, आप सबका भी ख्याल रखना है। ऑनलाइन का बच्चा तो क्लियर देख रहा है। अच्छा जी बेटा इस तरह है कि ऑनलाइन का बच्चा, बेटा हाफिज थोड़ा सब्र कर लो, हाफिज बिलाल थोड़ा सब्र कर लो बेटा। आतिफ सीएसएस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किस चीज की? अभी हम बात करेंगे सिर्फ इस कोर्स की।
ठीक है, आपको अगर सीएसएस के बारे में बात करनी है बेटा, बाद में आपको गाइड करूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। अब हमारा चूंकि कोर्स है ही टैक्सेशन, आप 80% देखोगे टैक्स है, उसमें से सबसे मुश्किल एरिया है लॉज का, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगा जो मुश्किल है। फिस्कल पॉलिसी पे अगर मैं आपसे कहूं, आप में से आधे से ज्यादा बच्चे जिनको पता होगा फिस्कल पॉलिसी है, मगर मैं आपसे पूछूं अच्छा इनकम टैक्स का पता है, चार्जिंग सेक्शन किसको कहते हैं, बताएं डेप्रिसिएशन किस सेक्शन में है, तो कहोगे नहीं। तो हम शुरू में कौन सा काम कहते हैं, मुश्किल, नॉट द इजी नहीं करूंगा, मुश्किल से स्टार्ट करूंगा, मगर आपको लगेगा वो आसान, क्योंकि आपका भाई पढ़ा रहा है, ठीक है ना, लगेगा आसान। और यही अलमिया होता है कि जिस चीज पे हम रिसर्च करके बड़ी मेहनत करके आते हैं और कहते हैं आज तो कमाल हो जाएगा क्लास में, और बच्चा कहते हैं ये आसान था, तो उस वक्त कुछ दिल करता है उसको मानो कि यार शाबाशी देना टीचर को, यार वाह वाह यार सर आपकी कमाल। ठीक है, चलो बेटा थोड़ा सा इजी रहेगा, बी इजी टोटली। आई एम नॉट अ ब्यूरोक्रेट हियर, आई एम नॉट अ सीनियर एफबीआर ऑफिसर हियर, आई एम नॉट इवन अ सीएसएस ऑफिसर इन द क्लासरूम, आई एम योर एल्डर ब्रदर, आई एम वर्किंग एज योर ब्रदर, राइट? तो बी इजी, रिलैक्स, क्लासरूम की तरह नहीं बैठो, दोस्तों की तरह बैठो, रिलैक्स। जो भी घर में बैठा हुआ है भाई लेट जा, ठीक है, मतलब ऐसी आवाजें होनी चाहिए मोहल्ले वाले सुने कि किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। सही बच्चों, इजी, मगर तवज्जो चाहिए मुझे उकाब की, फोकस मुझे चाहिए उकाब का। तुम लोगों को इस कोर्स के लिए वाइड स्टडी नहीं करनी, यू डोंट हैव टू स्टडी सो मेनी बुक्स, बल्कि मैं आपको चैलेंज करता हूं एक बुक नहीं पढ़ना, मैं आपको नोट्स खुद बना के दूंगा, देखना आपके नोट्स कैसे बनते जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको लेयर्स बताऊंगा, एवरेज पढ़ाई करने वाला ये कर ले, अच्छी पढ़ाई करने वाला ये कर ले, और जिसको लाजमन पास होना है वो ये कर ले, ठीक है। आपको हर लेवल पे लेके जाऊंगा। चलो अब सबसे पहली बात क्या है, हमें समझना है पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम, करेक्ट, वरना बात कैसे समझ आएगी, कोर्स कैसे कवर होगा, कोर्स को आगे रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसे भी समझने से पहले एक चीज को समझना होगा कि टैक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज टैक्स, टैक्स की डेफिनेशन क्या है। टैक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखें, जो ऑनलाइन का बच्चा है बेटा, आपने अगर वन नोट पे पढ़ा है गुड, नहीं पढ़ा तो आपके लिए दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज, और यही चीज फिर आपको पीडीएफ पे घर पे मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी। तो किसी को नोट्स नहीं बनाना, चिल करे, मैं बना रहा हूं उसके लिए, जिसको बनाना है बनाए, अच्छी बात है। देखो ये सारा आपको मिल जाएगा, ये चीज जो बनेगी ना आपको खुद मिलेगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह हम किससे करते हैं, डेफिनेशन किस चीज की, टैक्स की डेफिनेशन। टैक्स कहते किसको हैं, ये चीज है इसकी बिस्मिल्लाह, बुनियाद है, करेक्ट, ठीक है। टैक्स में 4 फीचर होते हैं, टैक्स की डेफिनेशन के 4 कंपोनेंट्स हैं, कितने, लेट्स टॉक टू मी, कितने, जो ऑनलाइन वाले होंगे ना, जो कमेंट्स लिख रहे हैं ना, उसमें ये जवाब भी देते रहेंगे मुझे, ठीक है। ये नहीं होगा कि अच्छा जी आप खुद में जवाब दें जवाब खुद में दें, मतलब वहीं पे बात करें, मुझसे बात करें, बी एक्टिव, एक्टिव हो गए आपको टाइम नहीं लगेगा इस कोर्स को समझने में। 4 कंपोनेंट्स है मेरे बच्चों, कितने, 4। सबसे पहले टैक्स क्या है, टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी। अच्छा मुझे बताएं, इस कोर्स को पढ़ना तो है, डू यू वांट टू एंजॉय दिस कोर्स, तो लाइट हो, क्योंकि मुझे ना सिर्फ वही टीचर याद हैं जो क्लास में थोड़ा हंसी मजाक करते थे, बाकियों को तो नाम भी याद नहीं, शक्लें याद नहीं है, ठीक है। एक टीचर ऐसा था, नहीं आता था हमारा दिन खराब गुजरता था, और एक ऐसा था आता था तो दिन खराब गुजरता था, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप, मैं आऊं तो खुश हो, अच्छा यार सर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे आज। तो सबसे पहली चीज क्या है, कंपल्सरी लेवी, राइट। इसका मतलब है हमें ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू पे। लेवी का मतलब होता है जो चीज इंपोज की जाए, लेवी को टैक्स भी कहते हैं, टैक्स को इंपोज कर, एज अ नाउन इसको टैक्स कहते हैं, एज वर्ब टैक्स इंपोज करने को कहते हैं। तो कंपल्सरी लेवी मींस कंपल्सरी पेमेंट। लेवी लफ्ज मुश्किल आ रहा है, छोड़ो, मगर टेक्निकल टर्म में कहीं यूज ना हो जाए एमसीक्यू में, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, पेमेंट बोलो, ठीक है। अच्छा एक कंपल्सरी पेमेंट ये है, करेक्ट, कंपल्सरी लेवी। अच्छा मैं अगर डोनेशन दूं, इज इट कंपल्सरी, नो, मगर टैक्स ना दूं। अच्छा लोग आते हैं ना जी, मुख्तलिफ सोशल वर्कर्स काम कर रहे होते हैं,
मस्जिद बनने के लिए जी आते हैं हमारे पास, हम उसको टैक्स डोनेशन ना दें, क्या होगा? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, वो बेचारा ये कहेगा। और तुम लोग जब इंशाल्लाह टैक्स इंस्पेक्टर बन के किसी से कहोगे ये तुम पे टैक्स दो, नहीं देगा ना, क्या करोगे? उसको बोलोगे कि तुम्हारा भी भला और ना दो, पता है क्या करोगे? कहोगे रुक, सीधे उसके बैंक जाओगे, बैंक फ्रीज करके आओगे, उसका अकाउंट फ्रीज। मतलब कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ पावर? एक बंदे का बिजनेस फ्रीज कर दो, बिजनेस अकाउंट फ्रीज कर दो, यार मजाक है। हम ना चूंकि काम कर करके वो ना आदी हो जाते हैं, तो फील नहीं होती पावर, फील नहीं होती इंपॉर्टेंस। जैसे घर में किसी की इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी कर लो बीवी के सामने इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना? कुछ भी बड़े बंदे उधर तुम वही हो, बोलना नहीं चाहता कौन, ठीक है? तो बात पता क्या है? कंपल्सरी लेवी देना पड़ेगा, टैक्स नहीं दोगे छीन लेंगे। तो द कंपोनेंट इज कंपल्शन। टैक्स में कौन सा कंपोनेंट है? कंपल्शन, ये कंपल्सरी लेवी। ओके चलो, सेकंड कंपोनेंट क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी या कंपल्सरी पेमेंट, पेमेंट के हिसाब से लिख रहा हूं, मेड बाय whom? कैन आई से सिटीजन्स? नो, बिकॉज कंपनीज पे भी टैक्स है, इन कंपनीज आर नॉट सिटीजन्स। मेड बाय whom? ये टैक्स कौन पे करता है? यहां कंपल्सरी लेवी की जगह मैं आसान कर देता हूं, लिखता हूं कंपल्सरी पेमेंट, और आगे में ब्रैकेट में लेवी कर देता हूं ताकि टर्म भी इंट्रोड्यूस हो गया, आपको अंदाजा भी हुआ। अब बताएं, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इट्स नॉट सिटीजन्स, इट इज पर्सन्स। नाउ एक कॉन्सेप्ट है टैक्स में, पर्सन कॉन्सेप्ट। अगर लिख देता सिटीजन तो लिमिट हो जाता ह्यूमन बीइंग। सिटीजनशिप ह्यूमंस को मिलती है, कंपनीज को मिलेगी, पार्टनरशिप्स को मिलेगी नहीं, सिटीजन्स नहीं है। कौन है? मेड बाय होम, लिखो सर्टेन पर्सन्स। अब सर्टेन क्यों? सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन, सब क्यों नहीं भाई? इसलिए नहीं कि मेरे अल्लाह की मेहरबानी से 2 बच्चे, अब एक अल्हम्दुलिल्लाह बेटी है, एक बेटा है, क्या वो टैक्स देते हैं? एक माइनर टैक्स देगा। अच्छा जी, मेरी वाइफ पहले जॉब करती थी किसी जगह, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर थी, फिर उसने रिजाइन कर दिया, कहा कि ये काम तुम्हारा है, मैंने आराम करना, बिस्मिल्लाह। तो शी इज हाउस वाइफ नाउ, बताएं क्या उसने टैक्स देना है? तो अगर मैं पर्सन लिखता तो सब आ जाते ना, तो दैट्स व्हाई व्हिच पर्सन, सर्टेन स्पेसिफाइड। तो हमें समझना पड़ेगा कौन से पर्सन्स। तो इट इज नॉट पर्सन्स, इट इज, तो क्राइटेरिया आएगा विच पर्सन्स। पॉइंट समझ आ रहे हैं? 2 पॉइंट समझ आ गए कि टैक्स में 2 कंपोनेंट कौन से? इट्स कंपल्सरी लेवी, कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय सर्टेन। अब रुको, अगला कंपोनेंट बताने से पहले एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं। जो लाहौर वाले हैं भाई, लाहौर वाले कितने बच्चे हैं? लाहौर वाले बच्चे बताएं जी। लाहौर में मून मार्केट है इकबाल टाउन में, ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बहुत सारे यार ये तो ये लाहौर में जो मून मार्केट है ना बेटा, इकबाल टाउन, वहां पे आपको पता है वो इनकम टैक्स एकेडमी है, जिसको डॉट बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग। तो एक दिन ना मैं इनकम टैक्स एकेडमी से जा रहा था, मून मार्केट थोड़ा डिस्टेंस है, तो वापस आया तो कोई 5 लोग मोटरसाइकिल्स पे थे, 2-3 मोटरसाइकिल्स पे थे। अब मैं ना चूंकि वापस आ रहा था एकेडमी की तरफ, और मैंने देख लिया कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, तो मैंने सोचा मैं इनको बोलूंगा कि मैं यहाँ का नहीं हूं, मुझे एड्रेस नहीं पता। जो मुझसे पूछेंगे मैं उनको बोलूंगा कि जी मुझे नहीं पता। पंजाबी में इसको क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा उनको जवाब दूंगा जी मुझे नहीं पता। वो आए, एक करीब आया, बाकी ने फील्डिंग बिछा दी। फील्डिंग समझते हो? एक तरफ, एक दूसरी तरफ, तीसरी तरफ। और जो करीब आया ना, उसने कहा पंजाबी में, समझ तो आती है, बोलना नहीं आती, उधर देख। तो मैंने देखा तो उस बंदे के पास टीटी था, टीटी। तो मैंने कहा एक टीटी, तारीख तो नहीं, और उसी को टीटी कहते मैं, अच्छा जी निकाल वॉलेट, निकाल जी मोबाइल फोन, लेके गए। कंपल्सरी पेमेंट थी ना, देनी थी, ये भी तो कंपल्सरी पेमेंट है। और याद रखो खास तौर पे, अच्छा देखिए, कराची वाले, जो लाहौर वाले और बाकी मुल्क के बच्चे ना, वो कराची का एटीट्यूड सुने। कराची में जबरदस्त एटीट्यूड है। यहाँ पे जब इन लोगों को मैं बोलता हूँ फरिश्ते,
पता ही नहीं चलता ना, आ जाते हैं। ये सादत सबको हासिल होती है कराची में, आ जाते हैं। आप खड़े हैं जी, आ जाएगा एक बंदा, अच्छा मोबाइल फोन दे, क्यों, मेरे पास गन है, हाँ ये ले ले। और साथ में ना जैसे छीना जाता है, पता है वो उसको क्या बोलता है, सिम तो देते हुए जाओ। और ऐसे अच्छे लोग हैं कराची के कि देते हैं, हाँ हाँ ये लोग हैं, तो परवाह ही नहीं ना उसको। तो बात ये है कि ये कंपलसरी पेमेंट थी कि नहीं थी? सबसे ज्यादा कंपलसरी पेमेंट यही है, वहां सोचना भी नहीं। बट इज इट टैक्स? इज इट टैक्स? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? कंपलसरी पेमेंट मेड बाय सर्टेन पर्संस, जिसका नसीब हो जाए। इसलिए कि टैक्स का थर्ड कंपोनेंट है कि इट इज पेड अंडर अ लॉ। हाँ दादा, हो गया फर्क? इट्स मेड अंडर अ लॉ। विच लॉ? विच लॉ? अब आप और हम जिस लॉ को पढ़ेंगे ना वो ये है, एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो बहुत बड़ा है, लकीली उसने एक सेगमेंट दे दिया, मगर वो सेगमेंट भी अच्छा खासा बड़ा है, वो ये नहीं समझिएगा छोटा सा, उसमें भी अच्छे खासा कोर्स है। फिर उसने कौन सा लॉ? सेल्स टैक्स एक्ट, ये याद करना है आपको। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन सा? 2000, याद करो उसको, ये पूछेगा, क्योंकि आप उसके सामने है ना, आपके लिए इजी क्वेश्चंस भी रखेगा। इजी क्वेश्चंस ये होंगे, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस रखेगा जिसमें कंप्यूटेशंस होंगी, वही कर पाएगा जो थोड़ा डेप्थ में गया होगा। तो मैंने टारगेट क्या रखना है, 90% मार्क्स लाने, उसके लिए तैयारी करो, ठीक है। तीसरा क्या है? फेडरल एक्साइज एक्ट। अगर किसी को इसमें लिखने में दिक्कत हो, बेटा ये 1990 है, 1990, ठीक है। ये 3 लॉज हैं, इनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नाम की याद कर लो। इनकम टैक्स क्या है? ऑर्डिनेंस, एक्ट नहीं है। इनकम टैक्स 2001, ठीक है। सेल्स टैक्स एक्ट 19 और फेडरल एक्साइज एक्ट कौन सा? 2005। बताऊंगा बेटा, कवर करूंगा बेटा, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल बताऊंगा, एक एक चीज आएगी प्रॉपर टाइम में, मैं पूरा प्लान किया हुआ है। अब अंडर अ लॉ का मतलब क्या हुआ कि टैक्स, इस पे एक पॉइंट नोट कर लो, सारे अपने कॉपीज में इस पॉइंट को नोट करेंगे जो अभी बताने वाला हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस पे एक आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स का हिस्सा नहीं है, मगर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट लिखा है, एक बात लिखी है, क्या? कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड अनलेस अंडर अ लॉ, विच मीन्स के टैक्स को चार्ज करना, इम्पोज करना, प्राइम मिनिस्टर भी चाहे तो ऑर्डर पास करके नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ लॉ मेकर। हम कहते हैं ना गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ये गलत स्टेटमेंट है। टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। टैक्स लगाता कौन है? कोई बताएगा? नहीं। हु इज द लॉ मेकर? नेशनल असेंबली, क्या सेनेट, दोनों को मिला लो, क्या बना? पार्लियामेंट। नाउ प्लीज नोट दिस पॉइंट कि कोई भी टैक्स, 2 पॉइंट नोट कर लो, कोई भी टैक्स लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? लॉ पास करना पड़ेगा। किसी भी लॉ के बगैर टैक्स नहीं लग सकता। इसका मतलब देखें, एक होता है लॉ, एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास कर सकता है, मगर टैक्स खुद, हाँ लगवाना चाहे तो लगवा सकता है। कैसे? वो असेंबली में जाएगा, उसकी मेजॉरिटी है, एक कानून पास हो जाएगा और टैक्स लग जाएगा। यानी टैक्स लगाने का काम, पावर और काम, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। लिख लो बेटा, पार्लियामेंट के पास है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लॉ बनाने की अथॉरिटी हमारे मुल्क में किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। वो ही टैक्स लगा सकते हैं। फिर उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो कलेक्ट करते हैं हम, आम जुबान में जो इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, ये लॉ किसने बनाया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किसने बनाया? किसी ने बनाया होगा ना। चलो, ये सारे लॉस
किसने बनाए होंगे? पार्लियामेंट ने, या तो पास किए होंगे या ऑर्डिनेंस का, जिसको पता है कि प्रेसिडेंट इशू करता है। मगर ये पुराना है, ये प्रेसिडेंट से भी पुरानी वाली बात है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर था। बहरहाल ये किसी और वक्त बात आएगी। अंडर अ लॉ, बात समझ आ गई? इस लॉ ने कौन सा टैक्स इंपोज किया बताओ? सामने मैं आपकी नोटिंग कर रहा हूं, नजर आ रहा है आपको? बताएं कौन सा टैक्स इंपोज किया इस लॉ ने? नाम बताओ उसका। इनकम टैक्स। प्लीज टर्म्स पे थोड़ी तवज्जो करना, क्योंकि एमसीक्यू है। एमसीक्यू में क्या आएगा? टर्म्स, स्पेसिफिक वर्ड्स। तवज्जो करो वर्ड्स पे, लफ्जों पे, ठीक है? दूसरा, इसने कौन सा टैक्स इंपोज किया? कैन आई कॉल इट जनरल सेल्स टैक्स? कैन आई कॉल इट जीएसटी? नो, इट्स नॉट जीएसटी। जीएसटी इज अ मिसनोमर, इज अ रॉन्ग वर्ड। टैक्स कौन सा है? वी कॉल इट सिंपली क्या? सेल्स टैक्स। अब मेरी बात और गौर से सुनो, ये भी नोट करना है मेरे बच्चों, बल्कि ना भी करो, ये तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। सेल्स टैक्स जो सेल्स टैक्स एक्ट ने लगाया है ना, ये नोट करो, ये एमसीक्यू में आ सकता है। क्या? कि वो किससे डील करता है? सेल ऑफ ओनली गुड्स, नॉट सर्विसेज। क्योंकि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बाइफर्केशन है गुड्स और सर्विसेज में। गुड्स और सर्विसेज में बाइफर्केशन है, जिसके मुताबिक अगर जो सेल्स टैक्स की बात हो रही है, अगर वो गुड्स पे है तो किसका राइट है उसको कलेक्ट करना? फेडरेशन का। किसका? फेडरेशन का। और अगर वो सेल्स टैक्स सर्विसेज पे है तो किसका उस पे राइट है बताओ? प्रोविंसेस का। हम कोर्स में प्रोविंसेस के सेल्स टैक्स की बात करेंगे? नो, वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, उस पर कुछ नहीं आएगा। आप किस पे फोकस करोगे सिर्फ? तो आप जो सेल्स टैक्स पढ़ोगे वो गुड्स वाला होगा या सर्विसेज वाला होगा बताओ? तो इट्स अ गुड न्यूज, सर्विसेज वाला कोर्स में नहीं है, ओनली गुड्स वाला है, ठीक है? फेडरल एक्साइज एक्ट ने कौन सा टैक्स लगाया? नाउ इट इज नॉट एक्साइज टैक्स, इट इज नॉट प्रोविंशियल एक्साइज टैक्स। ये प्रोविंशियल एक्साइज नहीं है, मगर ये फेडरल। इसका मतलब एक्साइज टैक्स हमारे मुल्क में दो हैं, एक फेडरल और एक, हम कौन सा पढ़ेंगे? फेडरल। और ये किस चीज, इसका नाम क्या होगा? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इसको हम आमतौर पे एफईडी बोलते हैं, लिख लो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स लगाया गया। तो आपने कितने टैक्सेस पढ़ने? 3। इनकम टैक्स, अब टैक्स के नाम बताओ? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एफईडी। इन 5 मिनट में कुछ सीखा? लग रहा है कि हम कर लेंगे? लग रहा है? तो वादा नहीं बोलना, तुम लोगों ने खुद पिल एक ली है, आपने कहा है कि जी मैं काम करूंगा, ठीक है? तो आपको सिखाने के बाद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ओके? और स्टाफ बैठा है, ये आप लोगों को वॉच करेगा, आपके लेक्चर को देखेंगे, आपके क्विज़ेस को देखेंगे, तो रेस्ट अश्योर्ड। चलें आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, मैं टीचर भी हूं ना, तो बच्चों बोलता हूं, टेंशन नहीं लेना। मेरे स्टाफ में जो लोग होते हैं ना उम्र में बड़े, उनको भी बेटा बेटा बोल रहा होता हूँ। हंस रहे हैं सर, हम आप हमें अब्बा की उम्र के आते हैं। मैं बेटा ये काम तो करना देख रहे होते हैं। सर बेटा है। मैंने कहा यार मैं उस्ताद हूं, मैं बोलूंगा, मेरे लिए तुम वही हो। आ जाओ बच्चा। नंबर 4 एंड द लास्ट वन इज कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय सर्टेन पर्संस अंडर अ लॉ। टू हुम? तुमने पढ़ा हुआ है लग रहा है। एक्सीलेंट, गुड। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये फिर क्या है? मतलब चीटिंग है। वो मुझसे वो फाइनल की एडवांस टैक्सेशन की क्लासेस देख के आई है। मैं जो मेरी यूट्यूब पे क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एडवांस टैक्सेस की। एडवांस टैक्स मतलब समझ रहे हैं? सीए फाइनल मतलब एंड। इसको तो निकालो क्लास से ना, ये ऑलरेडी तैयारी करके आई है। चलो गुड है बेटा, शाबाश शाबाश। चलो अंडर अ लॉ के बाद क्या है? बाय, मेड बाय सर्टेन पर्सन्स अंडर अ लॉ। आखिरी चीज क्या है? टू द गवर्नमेंट, ठीक है? अब भाई ये 4 कंपोनेंट है ना। अब आपको समझ आया टैक्स किसको कहते हैं? आई डिड नॉट से इनकम पे लगने वाला, किसी जगह मैंने बताया इनकम सेल्स किस पे? टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनीथिंग। टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन इनकम, ऑन पर्सन, ऑन प्रॉपर्टी, ऑन ट्रांजैक्शन। तो डिफाइन मुझे करना था इन टोटलिटी, टैक्स इज टोटलिटी डिफाइन करना था, किया हमने डिफाइन। इसमें किसी एक टैक्स की बात या सबकी बात है? सबकी बात है ना। तो प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाट इज टैक्स?
ये टैक्स की वो डेफिनेशन है जो जनरल डेफिनेशन है, लीगल नहीं है, लीगल नहीं है। अब सुनो, यहां इन कवानीन में भी टैक्स डिफाइंड है। इसमें जब डिफाइन करेगा टैक्स को तो कहेगा टैक्स मींस टैक्स इंपोज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो याद रखना कि टैक्स का ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ये तुम्हारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर कहे ना अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स डिफाइन कैसे है, तो हर कानून जब टैक्स को डिफाइन करेगा तो अपने टैक्स की बात करेगा ना कि जी टैक्स इन दिस ऑर्डिनेंस, टैक्स इन दिस ऑर्डिनेंस मींस इनकम टैक्स, टैक्स इन दिस एक्ट मींस सेल्स टैक्स। तो वो याद रखना, ठीक है। चलो उस तक पहुंचेंगे, ये थोड़ी सी एडवांस बात। नेक्स्ट आते हैं टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को समझने के। टैक्स समझ आ गया, अब आते हैं नेक्स्ट। जी बेटा, गुड गुड। देखिए हमारे मुल्क में और दुनिया भर में टैक्स सदियों से, कहते हैं टैक्स इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन बनी तो सिविलाइजेशन के साथ टैक्स आया, और कहते हैं कि जी टैक्स इज द कॉस्ट वी पे फॉर सिविलाइजेशन, इफ यू डोंट पे इट तो एनार्की हो जाएगा, लॉलेस, ये स्टेट चल नहीं सकेगी ना। तो ओवर द इयर्स टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, टैक्स के लिए मुख्तलिफ अल्फाज यूज हुए हैं। अब टैक्स के लिए दुनिया में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसमें से एक वर्ड है आजकल सबसे कॉमन टैक्स है, उससे पहले ड्यूटी था, उससे पहले सेस था, इसके अलावा रेट था। रेट वर्ड का मतलब भी टैक्स रहा है, जैसे आबियाना सुना है आपने, आबियाना वाटर रेट, जो जिस जमीन को हम मुल्क के यानी वो जो पानी देंगे गवर्नमेंट जो सप्लाई करती है नहरी निजाम से, तो टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं वाटर रेट, उर्दू में उसको बोलते हैं आबियाना। तो वाटर रेट क्या है? टैक्स है। रेट मींस टैक्स, रेट मींस टैक्स। सेस, CESS, सेस, सेस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टैक्स के लिए। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। इस वक्त जो मोस्ट कॉमन है वो टैक्स है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन में आएंगे, यानी एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। उस वक्त इसकी समझ आएगी कि ड्यूटी क्यों कहा जाता है। कस्टम्स क्या है? ड्यूटी। वाई ड्यूटी, वाई नॉट टैक्स? उस वक्त थोड़ी सी और वजाहत आएगी। अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, आगे बढ़े। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है जी टैक्सेशन के निजाम का, मैंने थोड़ा सा इस पर टच किया है। आप सबको कुछ न कुछ अंदाजा होता है जिसने भी FPSC के टेस्ट दिए हैं कि स्टेट के 3 ऑर्गन हैं। स्टेट के कितने ऑर्गन हैं? 3। स्टेट के पिलर्स कितने हैं? 3 पिलर्स ऑफ स्टेट, 3। सबसे पहले जो फर्स्ट पिलर है वो कहते हैं कौन सा है? जो लॉ मेकिंग करता है। दूसरा पिलर लॉ इन्फोर्समेंट करता है। तीसरा पिलर लॉ इंटरप्रिटेशन करता है, लॉ की इंटरप्रिटेशन करता है। अब ये कौन से पिलर्स हैं और कैसे ये क्या काम होता है, लेट्स एक्सप्लेन इट। सबसे पहली बात है लॉ मेकर। कौन है लॉ मेकर? अभी अभी तो हमने नाम लिया था उसका, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, हमारे पास पार्लियामेंट है बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब है 2 हाउस वाला। कौन कौन से हाउसेस है इसके? एक है नेशनल असेंबली और दूसरा क्या है? नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक हो गया? ये लॉ बनाते हैं। उसके बाद लॉ इन्फोर्स कौन करता है? इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हम आम सादा जबान में बोलते हैं गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव विंग का मतलब है गवर्नमेंट, जो उस लॉ को इन्फोर्स करता है। अब देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स करना गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी ना। अब हुआ क्या कि किसी टैक्स में गवर्नमेंट का और उस टैक्स पेयर का डिस्प्यूट आ गया, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग थी। मसलन मैं एक चीज इंपोर्ट करता हूं और इंपोर्ट करता हूं एक रॉ मटेरियल,
उस रॉ मटेरियल में एक और लोकल मटेरियल मेरे से मिक्स करता हूं। मैं मिक्स कैसे करता हूं? डब्बे में डाल के। और काम कौन करता है? मैं, ओनर और मेरा मजदूर, हम खुद काम करते हैं। एक चीज रॉ मटेरियल आया, लोकल मटेरियल को मैंने मिक्स किया, डब्बे में मिक्स किया और पैकिंग करके बेचा। अब मैं बोल रहा हूं आई एम अ मैन्युफैक्चरर। एम आई अ मैन्युफैक्चरर? व्हाई नॉट? यस, मैन्युफैक्चरर हूं। एफबीआर अगर मुझे बोले कि नहीं तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो डिस्प्यूट हो गया। अब ये फैसला क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मैन्युफैक्चरर की वजह से टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो रहा होगा। मैन्युफैक्चरर बनने से या ना बनने से टैक्स पे फर्क आ रहा होगा। तो मेरा और एफबीआर का आ गया डिस्प्यूट। मैं बोल रहा हूं मैं प्रोसेसिंग कौन सी कर रहा हूं? मैन्युफैक्चरिंग। एफबीआर क्या बोल रहे हैं? नहीं, तुम इंपोर्ट करके, तुम इंपोर्टर तो हो, कमर्शियल इंपोर्टर तो हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो। तो इस डिस्प्यूट पे एफबीआर अपनी मर्जी चलाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है क्या? लॉ इन्फोर्स करने की है। एग्जीक्यूटिव विंग है, एफबीआर है, इन्फोर्स करेगा। वो एक ऑर्डर पास करेगा, तुम ये हो। अब मेरे पास रेमेडी क्या है? एफबीआर के अफसर का बाहर इंतजार करूं, जाते हुए उसको पत्थर मारूं? व्हाट इज द रेमेडी? व्हाट डज द लॉ से? मुझे क्या फायदा होगा? क्या करूं? मेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर हुआ जो मैं नहीं मानता। रेमेडी होती अपील की। अपील की सुनना। पूरा टैक्स का निजाम क्वाज़ी जुडिशियल निजाम है। जुडिशियल निजाम है, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होगी। अपील में कहां जाएंगे? जुडिशरी के पास। अब वो फैसला करेंगे कि मैं कौन हूं। मैं एफबीआर का चेयरमैन भी बोले ना, तभी नहीं मानूंगा। भाई मैं मुल्क का सिटीजन हूं, एफबीआर का चेयरमैन भी तो उन्हीं का होगा ना। भाई एक 17 ग्रेड के अफसर ने जो ऑर्डर पास किया और 21 ग्रेड का जो एफबीआर के चेयरमैन होंगे, एक ही सप में खड़े ना, ये नहीं है। या वो कहेंगे नहीं नहीं वो। सुनो, एक दफा एक हिंदू मुसलमान हुआ और वजू करते वक्त गिर गया। गिरते ही बोलता है हाय राम। हाय राम बताने का मतलब क्या है? कितना भी चेंज हो, असलियत असलियत रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान होते तो वो पुराने होते हैं। यानी एफबीआर का चेयरमैन भी क्यों ना बन जाए, उसके अंदर 17 ग्रेड वाला बंदा मौजूद होगा, वो उसको नहीं भूलता। वो भी उसी एंगल से देखेगा, वो बड़े एंगल से शायद ना देखे। हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी हो। समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए लॉ ने डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। कहा इनके कंट्रोल में ना छोड़ो, ये तो सबके पैसे लूट लेंगे, इनका काम ही लूटना है। उनकी जहनियत ही ये है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लो, सबसे लो, सबको मारो। वो टनल विजन से हैं। तो लेजिस्लेचर ने देखो क्या सोचा, किसी ऐसे के पास भेजो जो इनके टनल विजन से निकले। तो वो सेम डिपार्टमेंट में रखने के बजाय कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? जुडिशरी। और वो क्या करेगी मेरे बच्चों बताओ? तो आप एक बात बताएं, स्टेट के कितने पिलर हो गए? नाम बताओ उसके। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव और, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। तो इन कवानीन को किसने बनाया होगा जो हम पढ़ेंगे? फिर इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। और डिस्प्यूट आ जाए तो फिर? अच्छा, लॉ इंटरप्रिटेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ाते वक्त आप लोगों को रुको 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 भाई देखो आपका सवाल आ जाए और मैं जवाब दे, रुको जी जज साहब से पूछते हैं जी, फोन अ फ्रेंड। तो हमारे पास ये फैसिलिटी हासिल है, फोन अ जज। दुनिया में एक टैक्स पेयर कहीं टैक्स कलेक्ट कर, टैक्स उसे नोटिस आ गया, उसको नहीं समझ आ रहा, क्या जज को फोन कर सकता है? क्योंकि लिखा है जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, तो इंटरप्रिटेशन में उससे पूछ लूं जज साहब जरा हेल्प तो करना। ठीक है, ऐसे करेंगे। एक टैक्स अफसर हो, उसको बॉस ने बोला नहीं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, ऐसे है, मैं बॉस हूं, मैं बताऊंगा क्या इंटरप्रिटेशन है। तो जूनियर क्या, सर रुके, फोन अ जज, इंटरप्रिटेशन आप नहीं करोगे वो करोगे, क्या ऐसा होगा? नहीं। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है यहां पे? फिर इसका मतलब है व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट तो अपील तो हो। इट डजंट मीन कि वो कोई ऐसे ही फतवे देते रहेंगे, ठीक है, कि ट्विटर पे फला जज ने ये लिखा है, नहीं। इट मींस देयर इज अ डिस्प्यूट, यू फाइल्ड इन अपील, यू फाइल्ड इन अपील, उस अपील का फैसला वो करेंगे। ठीक होगी बात? ओके।
अब दो बातें समझ आ गई। कितनी समझ आई? पहली बात क्या थी? टैक्स की डेफिनेशन। कितने कंपोनेंट थे? कितने आदमी थे? 4। कौन से 4? बताओ कौन से? कंपल्सरी लेवी। ओके, स्टेट के पिलर कितने? अब आप आ गए हो रेलिवेंट जगह पे। अब आपकी चीजें आ रही हैं यहां से। सुनना मेरी बात, ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके बारे में यहां से आपको समझ आएगा एफबीआर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। वो जो आपका सिलेबस में एक पॉइंट है वो समझ आएगा। देखिए, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को कहते हैं। गवर्नमेंट फिर किसको कहते हैं? व्हाट इज गवर्नमेंट? व्हाट इज गवर्नमेंट? इस पे तो पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में वेरी रिसेंटली, क्योंकि 70 साल की हिस्ट्री होगी तो पिछले 3-4 साल वेरी रिसेंट है, अभी जाके एक केस में इसको डिफाइन किया गया। अभी इसका मतलब ये कभी डिफाइन ही नहीं था। क्या डिफाइन किया गया कि कानून में कहीं पे भी फेडरल गवर्नमेंट दिखाओ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दिखाओ, गवर्नमेंट दिखाओ, तो उसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स, विच मीन्स क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? हु सेड दिस वर्ड? क्या क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट। ठीक है, अच्छा मैं अंग्रेजी ऐसे ही लिखता हूं, जरा आप कंप्लीट लिखिएगा। मैं जल्दी में जो क्लास में पढ़ाता हूं स्पेलिंग मेरी कहीं ऐसे होगी वो डॉक्टरों वाली, तो प्लीज यूज प्रॉपर वर्ड्स। आप मेरी तरह नहीं लिखना, क्योंकि स्पीड जो है ना पढ़ाने की ज्यादा होती है, हाथ की कम। कैबिनेट। कैबिनेट इसका मतलब है कि कानून में कहीं लिखा हो कि जी गवर्नमेंट ये काम करेगी तो किसने फैसला करना है? एक मीटिंग इकट्ठा होगी, मीटिंग कॉल की जाएगी, जिसमें कौन बैठे होंगे? प्राइम मिनिस्टर। कौन बैठेंगे? सारे मिनिस्टर्स। वो डिबेट करेंगे, फिर फैसला देंगे, फिर उसके मिनट्स आएंगे, मिनट्स में लिखा जाएगा फला चीज पेश की गई, उसमें हमने ये फैसला दिया, तो वो गवर्नमेंट है। ठीक है, अब आ जाए, इसमें मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर होगा। ठीक है, इन मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ठीक है, एफएम, ये फॉरेन मिनिस्टर नहीं है मेरे लिए। क्या है ये? हम फाइनेंस के लोग हैं तो हमारे लिए कौन होगा? एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है मेरे बच्चों? बताओ जल्दी से। एक मिनिस्ट्री को हेड करता है, करेक्ट? मिनिस्ट्री को हेड करता है ना। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट? अब मिनिस्ट्री किसको कहते हैं बताओ? मिनिस्ट्री में अगर आप उसकी जॉर्गन में जाओगे ना, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिविजन्स। इट्स अ कलेक्शन, इसका मतलब उसकी सब डिवीजन भी होती है। मिनिस्ट्रीज आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट? मिनिस्ट्रीज, जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, प्रोविंशियल का नहीं, प्रोविंशियल का नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। मिनिस्ट्री में फिर होती है क्या? डिविजन्स। उसका ये टर्म है, ये डिविजन्स का मतलब कोई टर्म यूज कर रहा हूं, डिविजन्स, डिवीजन, करेक्ट? तो इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेरियस डिविजन्स हैं। उन डिविजन्स में से एक डिवीजन का नाम है एफबीआर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिवीजन से एक डिवीजन का नाम क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज एफबीआर तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, वो तो एब्रिविएशन बता रहे ना। व्हाट इज एफबीआर? इट इज अ डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ, इट्स अ डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एफबीआर इज अ डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ आ गई ये बात? आगे फिर एफबीआर जो है, आगे ये जो डिविजन्स होती है ना, फिर डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिविजन्स आर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिविजन्स नहीं होते, सीधे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मगर हमारे कोर्स में नहीं है, उसकी बात ना करो। तो फेडरल गवर्नमेंट की डिविजन्स में से एक डिवीजन है क्या? ठीक है, और इसके बाद एफबीआर के डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस। और दूसरे का नाम है पाकिस्तान कस्टम सर्विस। ये दो डिपार्टमेंट्स है इसके। ठीक है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, इसीलिए नाम में क्या आया था? इंस्पेक्टर आईआर। जो आप में से सीएसएस वाले होंगे ना, आईआर किसको बोलते हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंस्पेक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर जो लिख रहे थे, तो इट्स नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस, इट इज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट कौन सा है?
इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। इसका पुराना नाम है 2009 से पहले, ये 2009 में डिपार्टमेंट बना। कब बना इनलैंड रेवेन्यू सर्विस? 2009 में। 2009 से पहले ये इनकम टैक्स ग्रुप कहलाता था। बिफोर क्या कहलाता था? इनकम टैक्स ग्रुप। उसमें इस डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एक टैक्स होता था और उसका नाम क्या था? इनकम टैक्स, बस। फिर क्या हुआ? 2009 में रिफॉर्म्स हुए और 2 टैक्सेस इसको दिए गए। और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के पास जो टैक्सेस थे, एक का नाम था इनकम टैक्स। अब कस्टम से 2 टैक्सेस निकाल के इसे दे दिए गए 2009 में, जो कस्टम के पास पहले थे। उनमें से पहले का नाम क्या था? सेल्स टैक्स। दूसरे का नाम क्या था? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। गुड। तो नाम चेंज करना पड़ा। अब डिपार्टमेंट का नाम इनकम टैक्स थोड़ी होगा, क्या रखा? इनलैंड। ओके, क्या समझना चाहते हो कि व्हाई डू वी कॉल इट इनलैंड? व्हाट इज द रीजन फॉर कॉलिंग इट इनलैंड? सुनो, टैक्सेस को देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक, जो मुल्क के अंदर हो, जो मुल्क से बाहर हो। तो कस्टम को देखा जाता है एज ऑफ शोर, मुल्क से बाहर, बाहर से आने वाली चीजें ऑफ शोर। ठीक है, या तो चीजें जा रही होंगी या तो चीजें आ रही होंगी। और वो टैक्स जो मुल्क के अंदर होते हैं, अंदर, inland. The reason for calling this service or the taxes inland is कि ये मुल्क के अंदर वाले टैक्सेस हैं, मुल्क के बाहर वाले नहीं है। मुल्क के अंदर वाले टैक्सेस inland। और लैंड का मतलब क्या है? जो पूरा मुल्क है। और कस्टम्स क्या है? ऑफशोर। ऑफशोर, ये फर्क किया जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनलैंड रेवेन्यू। इसमें टैक्सेस वो हैं जो मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर नहीं होते। ठीक है, चले अब आ जाए आगे। कुछ समझ आ रहा है? सारा ग्रीक तो नहीं है ना? समझ आ रहा है ना? इट्स अंडरस्टैंडेबल है ना? ओके, गुड, देन आई एम हैप्पी। हाँ बेटा, ये पीडीएफ में तुम्हारे पास ग्रुप में आ जाएगा। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो रोज शेयर हो जाएगा उसमें। इधर से मैं लेक्चर दूंगा, इधर से मेरे असिस्टेंट भेज देंगे आपको शाम को, प्रिंट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो अब आ जाओ, व्हाट इज एफबीआर। अब आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर समझ आ रही होगी या नहीं आ रही समझ? ये है एफबीआर भाई। देख रहे हो कैसे कनेक्शन बना इसका एफबीआर का। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। क्या पुलिस वाला उसको इंप्लीमेंट कर सकता है? आप जा रहे हो रास्ते से, एक पुलिस वाला आपको रोके, तुमने इनकम टैक्स नहीं भरा, मैं पता क्या बोलूंगा? नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। तू क्या करे? पर इनकम टैक्स से, हाँ, इनकम टैक्स अफसर होगा, वो बोल सकता है कि तुमने इनकम टैक्स नहीं दिया, और साथ में वो पुलिस वाला ला सकता है, मगर पुलिस वाला मुझे नहीं बोल सकता, उसका कानून नहीं है ये। समझ रहे हो? तो अब एफबीआर गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक, एफबीआर के अंदर ये जो एफबीआर हमने कहा ना, डिवीजन है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट ये मिला। उसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस क्या है, आईआर क्या है, यही टैक्सेस क्यों आपके कोर्स में रखे गए, आपको इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू क्यों कहा जाएगा, सब समझ आ गया। अच्छा, अब एफबीआर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ताकि आपको समझ हो डे 1 से कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और आगे ये चीजें सारी, मैंने कहा ना आज हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, आज हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। देखिए, एफबीआर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि एफबीआर हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, ठीक है, उसको हम कहते हैं बोर्ड। इस्लामाबाद में जब भी बात करते हैं ना जी, बोर्ड से खत आ गया, बोर्ड जा रहा हूं, ठीक है, बोर्ड जो है ना, ये कौन सा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? फेडरल, दूसरा लफ्ज क्या था? बोर्ड। ये एफबीआर की बात हो रही, मगर चूंकि एक एफबीआर का एक कॉन्सेप्ट है टोटलिटी में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है टोटलिटी में कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे मुल्क में ये डिपार्टमेंट मौजूद है, ठीक है, और दूसरा उसका हेड ऑफिस। फर्क करना था ना कि कब हम कहेंगे पूरे मुल्क की बात हो रही है या सिर्फ हेड ऑफिस की बात हो रही है। जब वर्ड बोर्ड यूज होगा तो किसकी बात हो रही है? हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस।
सारे कवानीन में एक वर्ड यूज होता है बोर्ड, मगर आप क्या समझोगे? बोर्ड मींस हेड ऑफिस। किसका हेड ऑफिस? एफबीआर का। ठीक है, अब बोर्ड जो है एफबीआर का कहां मौजूद है बच्चों? इस्लामाबाद में है। ठीक है, अच्छा ये मैंने अगेन एब्रीविएशन यूज किया यार, प्लीज काइंडली ना ये साथ में लिखते जाना, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं ऐसे ही। इस्लामाबाद है, ये इस्लामियात नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, टाइम की कमी है ना, थोड़ा सा मैं हर चीज लिखूंगा, आप बोलो तो लिख दूं, या समझ जाओगे? समझ जाएंगे, ठीक है, गुड। तो ये है इस्लामाबाद। अब बोर्ड में, बोर्ड की कंपोजिशन ऐसी होती है, बोर्ड में एक होता है चेयरमैन या चेयरपर्सन, जो हेड होता है, ये पूरे एफबीआर को हेड करता है। ये सेक्रेटरी लेवल का बंदा होता है, और अक्सर एफबीआर चेयरमैन को ही सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन भी बनाया जाता है। ये जो पर्सन है एफबीआर का चेयरमैन, इस चेयरमैन के साथ एक टीम होती है, वो टीम कहलाती है मेंबर्स। क्या कहलाती है? मेंबर्स। ठीक है, तो कितने मेंबर होंगे? अब ये चीज मेंबर्स होते हैं ना एफबीआर के, अब आपके टॉपिक में है फंक्शंस ऑफ एफबीआर है ना, तो ये बात वही हो रही है। एफबीआर का स्ट्रक्चर समझेंगे तो फंक्शन समझ आएंगे। स्ट्रक्चर क्या है? मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स क्या करते हैं? मेंबर्स हैं दो किस्म के, दो किस्म के मेंबर्स हैं। एक को कहा जाता है लाइन मेंबर्स, ये लाइन में खड़े नहीं होते इसलिए, है ना, समझना। लाइन मेंबर का मतलब जो लाइन में खड़े, लाइन मेंबर्स। और दूसरे को कहते हैं फंक्शनल मेंबर्स। इनकी दो कैटेगरीज है। लाइन मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि जी ये लोग वो हैं जो एक हेड ऑफ आईआरएस होगा, हेड ऑफ आईआरएस होगा, और दूसरा हेड ऑफ, बताओ, पाकिस्तान कस्टम सर्विस। ये इन इस डिपार्ट, देखिए ना, एक उसका भी तो हेड हो ना। इनको कहते हैं, अब टर्म सुनो, इसको कहते हैं मेंबर ऑपरेशन, मेंबर ओपीएस। ओपीएस का मतलब क्या है? ऑपरेशंस, मेंबर ऑपरेशंस। इसी तरीके से इसका भी मेंबर ऑपरेशन होगा, इसे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। लाइन मेंबर्स का मतलब क्या है? जो डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं। फंक्शनल का क्या है कि कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑडिट मेंबर, ऑडिट 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 का फंक्शन है, उसको वो हेड कर रहे हैं। ठीक है, मेंबर आईटी, ये किसको हेड कर रहा है? स्पेशलाइज फंक्शंस को। मेंबर लीगल। तो दो किस्म के मेंबर्स हो गए, मगर पॉइंट क्या बताना है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड क्या है? बोलो, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड क्या है? दो, चेयरमैन और मेंबर्स, चेयरमैन और मेंबर्स। बात समझ आ गई? मैं आपसे पूछता हूं, हमारा इस वक्त एफबीआर में जो आईआर को हेड कर रहा होगा, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को जो हेड कर रहा होगा, उसको क्या कहते हैं? नो, चेयरमैन तो एफबीआर को हेड कर रहे हैं ना। नो, अरे लिखा है सामने मेंबर ऑपरेशन। अब दो टर्म्स नोट कर लो बस, ज्यादा नहीं इसमें ना। मैं समझ रहा हूं, देखो मुझे आपको पेपर के लिए पढ़ाना है, पेपर के एमसीक्यू के हिसाब से सिखाना है, तो पढ़ाते वक्त ना मेरी टेक्निक की, एफपीएससी की है, ना कि सिर्फ पढ़ाने की है। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें बताता जाऊंगा जो, हु इज द हेड ऑफ एफबीआर, हु इज द हेड ऑफ आईआरएस, मेंबर ऑपरेशंस, राइट। इसलिए पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट देके पढ़ाया। अब भूलोगे नहीं इंशाल्लाह जी बेटा। देखिए, एक जैसे एक डिपार्टमेंट है, मैं इसको आप आसान मिसाल देता हूं, कंपनी की मिसाल देता हूं। कंपनी का एक हेड होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे एक टीम होगी, एक हेड ऑफ फाइनेंस होगा, एक हेड ऑफ मार्केटिंग होगा, एक ऑपरेशंस को देखेगा, एक प्रोक्योरमेंट को देखेगा। तो चेयरमैन पूरे एफबीआर को हेड करता है। तो चेयरमैन कितने टैक्सेस को देखता है? कितने टैक्सेस को? डिपार्टमेंट्स को नहीं, डिपार्टमेंट्स दो हैं, डिपार्टमेंट्स दो हैं, आईआरएस और पीसीएस। इन दोनों का वो हेड है, पूरे एफबीआर का वो हेड है। मगर मैं पूछता हूं कितने टैक्सेस को? चार। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम भी तो देखेगा ना, वो चेयरमैन है एफबीआर का भाई।
समझ आ रहे हैं? मगर फिर दो जो उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, एक आईआरएस कहलाता है, यानी वो डिपार्टमेंट है, और दूसरा कस्टम। उसके हेड्स कौन है ये बता रहा था। तो आईआरएस का हेड कौन है? उसका नाम है मेंबर ऑपरेशन। मेंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि चेयरमैन के साथ जो बाकी लोग होते हैं ना, वो बोर्ड मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? द टर्म इज इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड मेंबर। वो उस बोर्ड के मेंबर हैं। बात समझ आ गई? चलें, ये बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताएं, एफबीआर का कुछ स्ट्रक्चर समझ आया आप लोगों को? अब आप सोचें एक और बात, क्या आखिरी बात है इसकी, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊंगा। एक तो बोर्ड हुआ वो जो इस्लामाबाद में है, करेक्ट। दूसरा, इसके अलावा, बोर्ड के अलावा एक और चीज है, क्या? फील्ड फॉर्मेशंस। फील्ड फॉर्मेशंस। फील्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो वेरियस सिटीज में एफबीआर के ऑफिसेस हैं, हर शहर में एफबीआर होगा ना, हर बड़े शहर में होगा एफबीआर, उनके भी कुछ नाम है। और एमसीक्यू में क्या आता है? ऐसी चीजें। एमसीक्यू में ना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं करवाएगा ना, तो मुझे आपकी तैयारी रखनी एक एंगल से ही, ताकि पेपर पास करूं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता टर्म्स को और कॉन्सेप्ट्स को लेके आ रहा हूं। फील्ड फॉर्मेशन का मतलब है, अब सुनिए क्या है भाई, एक तो हेड ऑफिस में है। अब वो हेड ऑफिस किसको सुपरवाइज करता है? पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क के आईआरएस को और पूरे मुल्क के कस्टम्स को। तो आईआरएस कैसे कंपोज है? इसकी फील्ड फॉर्मेशन से। कहां? हर सिटी में। इसके ऑफिस के 3 नाम हैं, 3 डिफरेंट नामों से ये ऑफिस पाए जाते हैं। एक को कहते हैं रीजनल टैक्स ऑफिस। ये मेन सबसे कॉमन ये फॉर्मेशन है, सबसे कॉमन जो है ना। रीजनल टैक्स ऑफिस का एब्रीविएशन क्या बनेगा? आरटीओ। तो किसी जैसे कराची जैसे शहर, लाहौर में और ऐसे जो बड़े सिटीज हैं, उसमें एक नहीं 3 आरटीओ हैं। आरटीओ 1, आरटीओ 2, आरटीओ 3, इतने ऑफिस हैं। अच्छा, इस्लामाबाद तो मेन ऑफिस है हमारा। इस्लामाबाद में एक हेड ऑफिस है, इस्लामाबाद में आरटीओ भी है। अच्छा, इस्लामाबाद में मतलब फील्ड ऑफिस, सिटी है ना, हेड ऑफिस तो पूरे मुल्क को देखेगा, वो सिर्फ इस्लामाबाद को थोड़ी देखेगा। समझ आ रही है? तो आरटीओ क्या हुआ? रीजनल टैक्स ऑफिस। इसके अलावा फिर कॉन्सेप्ट आया, रुके तो कॉन्सेप्ट भी तो दूं ना, इसे रट्टा थोड़ी लगवाना है। कॉन्सेप्ट ये आया कि देखा जाए कि 80-20 प्रिंसिपल, पता है 80-20 प्रिंसिपल का? 80-20 प्रिंसिपल की बेसिस पे देखा गया तो 80% ऑफ द टैक्स 20% ऑफ द टैक्स पेयर दे रहे थे। 80% ऑफ द, क्यों? नंबर ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर बहुत ज्यादा था, और बड़ी बड़ी कंपनीज नंबर में कम थी मगर रेवेन्यू में बिलियंस में थी। मेरी ऐसे किसी ऑफिस में पोस्टिंग हुई, पहले दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोली तो जीरो गिन रहा था, जीरो, कि ये बना क्या? मिलियन बना, बिलियन बना, ट्रिलियन, ये बना क्या? 1 2 3 4 5 6 7 कम ही नहीं हो रहे थे। फिर एक इशू, कोई टैक्स की मामला था, मैंने कहा इसने तो गड़बड़ की हुई है, इस पे तो टैक्स लगेगा। कितना? 2.5% से। मैं एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, 2.5% से। तो परसेंटेज क्या है? 2.5, पता है कितना? बिलियन, 1.7 बिलियन। इतने बड़े बड़े रेवेन्यू से आपका एक मल्टीनेशनल जो टैक्स दे रहा होता है ना, बिलियंस ऑफ रुपीस में, 4 बिलियन तो ऐसे है जैसे कुछ दिया ही नहीं। एक दफा 600-700 मिलियन मुझे एक दफा मिले ना, मैं सारी चीजें छोड़ छाड़ के बीच पे चला जाऊं। भाई कुछ करना ही नहीं अब तो, ठीक है, अब तो भाई बस अयाशी होगी। तो बात क्या है कि 600 मिलियन का टैक्स दिया और मूड खराब हो गया। कुछ भी नहीं है ये तो, ये क्या है? मुझे तो बिलियन का, तो इतने बड़े बड़े टैक्स पेयर से तो सोचा गया उनको इज्जत भी तो दे भाई, दे शुड बी ट्रीटेड एज, क्यों नहीं? मुल्क के लिए सबसे बड़ा पैसा दे रहे हैं, उनके काम जल्दी होने चाहिए। और ऐसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स वहां पोस्ट करो जो उनको इश्यूज भी ना हो, दे शुड बी ट्रीटेड, उनके प्रॉपरली हो, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। हाँ चेंज हो गया, अभी ऑफिस बोलते हैं इसको, पहले यूनिट था। इसको कहते हैं लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस, ठीक है। क्या कहलाएगा ये? LTO, लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस। ये बड़े टैक्स पेयर्स के लिए। सुनिएगा मेरे बच्चा, क्या एक कॉन्सेप्ट है और,
ये अभी दोबारा वापस आया, पहले खत्म हो गया था, और इसकी वजह से मैं एक ऐड करूंगा, क्योंकि इसको भी मैं काउंट कर रहा हूं, काउंट करने की वजह से 4 हो जाएंगे, एक को मैं काउंट नहीं बर्बाद नहीं करना चाहता बस। अब सोचा गया कि देखो कुछ कंपनीज भी हैं, कंपनीज टैक्स पेयर्स में इंडिविजुअल, तो कहा गया कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, और ये सिर्फ कंपनीज के लिए होना चाहिए और उनके डायरेक्टर्स के लिए हो, तो इसका नाम क्या बना बच्चों, सीटीओ। और एक अब वापस आ गया है, पहले था फिर खत्म हो गया, मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस, मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस। तो इसको काउंट करोगे कितने ऑफिस हो गए आपको पता है? कराची में आरटीओ जो पहला ऑफिस है 3 है, लाहौर में आरटीओ 3 है, एलटीयू कराची में भी है, लाहौर में भी है, सीटीओ कराची में है। मतलब लाहौर और कराची में इतने ऑफिसेस, क्यों, बड़े शहर, बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? अब आप मुझे बताएं, अगर वो कहता है आरटीओ इज एब्रीविएशन ऑफ, तो बता सकते हो आईआर इज एब्रीविएशन ऑफ, कितने % चांस है ये आएंगी चीजें? लग रहा है आएंगी? नहीं आएंगी? देख लेना यही आएंगे, क्योंकि देखो आपका एग्जामिनर पता है उसको कि तुम लोग बाहर से आ रहे हो, वेरियस क्वालिफिकेशन से आ रहे हो, ठीक है? तो आपके लिए 2 लेवल के सवाल बनाएगा, एक आसान यहां से बनाएगा, इसी किस्म की चीजें होंगी, और मुश्किल बनाएगा जब हम लॉ में घुसेंगे वहां से। सेट हो गया? चलो हमारा स्टेज 2 कंप्लीट हो गया। नाउ एक दफा रिव्यू करते हैं कि हमने क्या कवर किया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन कवर की, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर कवर किया, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कवर किया, और इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एफबीआर क्या है। अब आप मुझे बगैर पढ़े, बगैर, अभी मैं आया नहीं उस चीज पे, और इस क्लास में आऊंगा भी नहीं, अगली क्लासेस में आऊंगा, फंक्शंस ऑफ एफबीआर बता सकते हो? ऐसे ही अंदाजे से बताऊं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड दिया है मैंने। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफबीआर? टू कलेक्ट व्हाट? बस कलेक्ट इनकम टैक्स, और ये मेन फंक्शन समझ आया? बाकी सारे और फंक्शंस ऐसे होंगे जो इसी की ऑफशूट होंगी। तो आपका एक टॉपिक जो है ना सिलेबस का, फंक्शंस ऑफ एफबीआर, वो समझो इतना आसान था। अगर मैं बैकग्राउंड से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं तो आसान था, सिर्फ रट्टे लगवा था ना, कुछ नहीं समझ आना था। ठीक है, पता चलता यार छोड़ो यार, इसको भी किस्मत पे जाते हैं, जो हुआ ए बी सी, क्या अभी सी पे बी लिखा था, और कुछ ना समझ आए तो सी, कुछ ना समझ आए सी। यकीन करो, अगर एक बच्चा सिर्फ सारे पेपर में सिर्फ सी टिक करेगा ना, पास होने के चांस है। ये मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद एमसीक्यू बनाता हूं ना, तो पहला हमेशा गलत लिखता हूं, हमेशा गलत, सही थोड़ी लिखूंगा, तो हमेशा गलत लिखूंगा। बी फिर ख्याल आता है इससे भी गलत लिखूं, फिर सी और डी में सोचता हूं क्या करूं, फिर रियलाइजेशन क्या होती है, सी ज्यादा आ गए, अब क्या करो, अब 1-2 ए भी लिख लो। तो इसीलिए जो जो माइंड सेट है ना एमसीक्यू बनाने वाले का, मैं जानता हूं। तो आपने खास तौर पे क्या देखना है, सी पे तो, और वो एलिमिनेशन वाला रूल, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, अब क्या है, तो किस्मत इस पे थोड़ी छोड़ेंगे हम, तो समझ के काम करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चूंकि फाउंडेशन है, आज हमने कंप्लीट करनी है ताकि हम आगे पहुंच सके उस चीज पे। अब आ जाओ आपके टेक्निकल एरिया पे। फाउंडेशन समझ आ गई जी बेटा? ओके बेटा, असल में क्या है कि ये जनरली जो नाम है ये है, सबसे कॉमन नाम ये है। सबसे कॉमन नाम क्या होगा? आरटीओ। व्हाई डू वी कॉल इट आरटीओ? रीजन का टैक्स। कॉमन तरीन नाम क्या होगा? रीजनल टैक्स। रीजनल टैक्स भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये बाकी नीड बेसिस है भाई। सोचा गया बड़े टैक्स पेयर्स हों तो ये बनाया गया, फिर सोचा गया कंपनीज को अलग करके, क्योंकि देखिए ना, असल है काम की ऑर्गेनाइजेशन। काम वर्क ऐसे ऑर्गेनाइज करो ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्रिएट हो। अगर एक ऑफिसर के पास 20,000 केसेस होंगे
तो क्या वो सही टैक्स कलेक्ट कर पाएगा? नहीं। तो सोचा गया कि क्यों ना क्लासिफिकेशन, देखें अगर एक ऑफिसर के पास जो केसेस हैं उसमें से टेक्सटाइल के केसेस भी हैं उसके पास, बैंक के केसेस भी हैं उसके पास, और हर किस्म के केसेस हैं उसके पास, उसको तो समझ ही नहीं आना क्योंकि इंडस्ट्री नहीं समझ आएगी उसको। तो इन रीजंस की वजह से ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज कि हम कंपनीज को अलग कर दें ताकि उसका ऑफिस अलग हो, ताकि उसके लोग अलग हो जो कंपनीज को समझे, क्योंकि जो कंपनीज को समझेंगे उन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, ये समझा होगा, ताकि वो ऐसा ना हो ना। आप समझ रहे हैं रीजन क्या है? नीड। फिर सोचा गया कि अब आम तौर पे दो ऑफिस थे, पहला और दूसरा, इन दोनों के दरमियान यानी रीजनल टैक्स ऑफिस और लार्ज टैक्स पेयर, इन दोनों के दरमियान सोचा गया कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स भी हैं जो हल्के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ बीच वाले। किस हवाले से? रेवेन्यू के हवाले से, कि बहुत बड़े केसेस होंगे, रेवेन्यू वाइज बड़े होंगे, सारे एलटीयू, हल्के फुल्के नॉर्मल रेगुलर साइज आरटीओ, मगर रीजनेबल, फिर ये क्रिएट किया गया एमटीओ। समझ रहे हैं? नाउ व्हाट इज द नीड फॉर सो मेनी ऑफिसेस? ये सारे विंग्स भी तो बनाए जा सकते थे ना। अब इसकी बात सुने, क्या है, प्रमोशन भी तो देना है अफसरों को। अगर 4 ऑफिस बना दिए, देखो 4 ऑफिस बना दिए तो कितने चीफ कमिश्नर, कितने 21 ग्रेड की पोस्टें क्रिएट हुई। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ऑफिसर्स की ग्रोथ भी रखनी है, अलग अलग ऑफिस नीड भी है और इसके एक और फंक्शन भी है। तो फंक्शनैलिटी नीड बेसिस पे थी हर एक ऑफिस का। पहले आरटीओ, एलटीयू, फिर नीड क्या हुई? कॉर्पोरेट, फिर नीड क्या हुई? मीडियम का मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इनकम। एक सपोज करें एक का टर्नओवर या सेल 10 बिलियन है और दूसरे का 10 लाख है, तो मीडियम कौन, जो स्मॉल होगा वो कौन सा होगा? 10 लाख वाला। और लार्ज टैक्स पेयर में कौन सा जाएगा? 10 बिलियन वाला। और अगर 100 मिलियन वाला होगा तो फिर क्या कहलाएगा? इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, चूंकि अगली क्लास में भी हमने जाना है, अच्छा ठीक है, ओके। अब ये जो वसीम कर दिया ना आपने उसको, ठीक है, मैं समझ गया क्या किया आपने। यही मैंने सोचा। ओके बेटा, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, ये ऑनलाइन के हम एक्सपर्ट हैं। वो मैसेजेस पे आपस में जो कमेंट कर रहे हैं ना, तो आप करके दिखाओ भाई। अब कोई किसी को मैसेज नहीं कर सकेगा, ठीक है? वो आपस में मैसेज कर सकते थे, अब बंद कर दिया आके इसने, तो आपको पता उसने क्या किया। एनीवे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट जो चीजें, अब थोड़ा सा हैवी स्टफ आएगा, फील नहीं होगा कि हैवी था, बट हैवी स्टफ आ रहा है। देखिए, सबसे टेक्निकल चीज टैक्स लॉ, कानून। अगर तुम हिम्मत करो ना, यकीन करो, ये वो नॉलेज है। मैं इस वक्त एफबीआर की नौकरी करके जितना कमा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का कमाता हूं, मगर जितना कमा रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि तुम समझो कि सर बड़ा कमा रहे होंगे, ठीक है? नहीं सर, तो जो कमा रहा हूं, यकीन करो जॉब छोड़ दूं, मैं 10 गुना कमाऊं। मैं सिर्फ सिर्फ पढ़ाऊं, महीने के 5 लाख रुपए पढ़ाने से कमा सकूं, सिर्फ पढ़ाना। और 12 बजे घर, उसके बाद बीवी से झगड़ा, घर जाके क्या करेंगे? इसीलिए 12 बजे घर ही नहीं जाना। बताओ भाई, क्या मतलब सर, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज है ये टैक्स की। अच्छा छोड़ो पढ़ाने को, टैक्स एडवाइजरी करूं। ओए होए, टैक्स एडवाइजरी। एक बंदे ने मुझे कहा, सर आप अपनी, एक वक्त लॉयर था, हाई कोर्ट में खड़े थे, मैं उसको बता रहा था, हमारा सरकारी लॉयर था, ये केस में ये होगा, फिर ये इनपुट टैक्स, फिर ये वो देखे जा रहे। पता क्या कहता, तुनियो साहब अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। मैंने कहा यार इसको नहीं समझ आया क्या मतलब? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहते आपकी इतनी नॉलेज है, जज के पास नहीं है इतनी नॉलेज, आप वकील बन जाओ, आप इतना कमा लोगे, आपकी 7 जनरेशन खाएंगे। मैंने कहा अच्छा, जज्बाती हो गया। घर आया, बीवी को बताया, वो भी सुनती रही।
सुनने के बाद क्या कि चुप करके बैठा, अब मैं क्या वकील की बीवी बनूंगी, मैं सीएसएस अफसर की बीवी हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, बस सही है, जो हुक्म आपका। वो दिन आज का दिन दोबारा बात ही नहीं की है। शरीफ इंसान हूं, डरता हूं यार। ठीक है, अब बात समझ आई कि भाई देखो इतनी वैल्यूएबल नॉलेज है, तो आर यू विलिंग टू लर्न? काम आएगी बेटा, इस पेपर को तो इंशाल्लाह आप मेहनत करो, पास हो जाएगा, आगे भी काम आएगी जिंदगी में। अच्छा अब आ जाए बेटा टेक्निकल स्टफ, क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मदर ऑफ ऑल लॉस से। मदर इन द सेंस के वो इनकम टैक्स है। थोड़ा सा मुश्किल है, वो समझ लिया ना, बाकी हलवा है। उसके कॉन्सेप्ट पिक कर लिए ना। सेल्स टैक्स, एक बच्चे ने मुझे कहा सर ये कैसे होगा 2 महीने में, पूरा सेल्स टैक्स का कानून है, पूरा एफईडी है, और इनकम टैक्स का भी इतना हिस्सा है, कैसे होगा? तो मैंने कहा मैं हूं ना, अगर तुम खुद करोगे तो 2 साल में नहीं करोगे, अब देखो मैं कैसे कराता हूं। चलो आज सबसे पहले अब हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है बच्चों, क्या? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कौन सा? 2000। ठीक है, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये आज हम सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स लॉस का। 80% है, इसी से होगा। हम इसको डिफिकल्ट स्टफ को पहले बेसिस दिया आपको, बेसिस बनाने के बाद हम आ रहे हैं इनकम टैक्स पे। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस क्यों कहते हैं? ठीक है, और 2001 क्यों? याद रखना, मुझे एमसीक्यू की तैयारी करानी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो सीए बैकग्राउंड के हैं वो सुन ले कि अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि हम ज्वाइन करेंगे। वो इसलिए कि देखो यहाँ कंप्यूटेशन उस तरीके की नहीं होगी, यहाँ ज्यादातर फोकस एमसीक्यू। एमसीक्यू बनता कैसे, उसकी तैयारी करानी है। पहली बात यह है कि ऑर्डिनेंस इसलिए कि इसे प्रेसिडेंट ने इशू किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया। अब लॉ मेकिंग के प्रोसेस में लॉ 2 तरीके से बनता है। एक लॉ वो है जो परमानेंट है, ये साथ लिखते जाइएगा बेटा, स्पेलिंग का अगेन मसला ना आए। परमानेंट है, और दूसरा टेम्पररी है। ठीक है, टेम्पररी का मतलब क्या है कि एक किस्म की सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी थी, सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी थी। ठीक है, और जल्दी जरूरत पड़ी लॉ बनाने की। अब सुने, परमानेंट जो होता है वो एक्ट की फॉर्म में होगा और उसको पार्लियामेंट बनाती है। ठीक हो गया? और जो टेम्पररी होता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसे प्रेसिडेंट इशू करता है। और प्रेसिडेंट कब इशू करता है ऑर्डिनेंस को? जब 2 सिचुएशंस हो। एक, जो असेंबली है या पार्लियामेंट है वो सेशन में ना हो, नॉट इन सेशन। नॉट इन सेशन का मतलब क्या है कि वो जो असेंबली का सेशन होता है मीटिंग की तरह होता है ना, भाई पूरे मुल्क से 7 एमएनएस आते हैं, पूरे मुल्क से आएंगे, तो हर वक्त इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे क्या? उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम भी तो करना है। तो वो जो एक सेशन बुलाया जाता है, ये 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या 6 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए, उसको कहते हैं सेशन। उसके दिन रखे जाते हैं जी। वो असेंबली का सेशन फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो फिर वो घर चले जाते हैं। अब वो घर चले गए, देखा गया कि सिचुएशन ऐसी है कि आज असेंबली सेशन में नहीं है, और असेंबली को सेशन में लाने के लिए टाइम लगेगा, 1-2 दिन 3 दिन लग जाएंगे ना, और इमरजेंसी ऐसी है कि हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। एक मिसाल देता हूं, कोरोना की जब बीमारी आई इस मुल्क में, तो उस वक्त हमें इंपोर्ट करना था मास्क, सैनिटाइजर्स और इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स, ठीक ना? उन पे सेल्स टैक्स लगाना चाहिए था कि नहीं? सेल्स टैक्स लगाना चाहिए था कि नहीं? लगना चाहिए था, तो लोग मर जाते, क्योंकि एक तो महंगा हो जाता, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, प्राइस में चला जाता है, इसीलिए सेल्स टैक्स को माफ करना था। कानून में कोई प्रोविजन था नहीं। आप मुझे बताएं, असेंबली को बुलाएं, आओ जी पूरे मुल्क के एमएनएज और करो डिबेट, और डिबेट के बाद भी पता नहीं कि वो पास हो कि ना हो,
और उस पर सियासत चलेगी, ऑपोजिशन एक बात करेगी दूसरी, तो इसमें पढ़े कि ना पढ़े? तो कानून ने एक रास्ता दिया, इस पे पढ़ो ही नहीं, इमरजेंसी है, जल्दी से एक लॉ पास करो। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? ऑर्डर। कौन इशू करेगा? एक साइन ही तो करना है उसने, साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, बन गया क्या? ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस जब बन गया तो इस ऑर्डिनेंस को टेम्पररी क्यों कहा मैंने? आज की पोजीशन बता रहा हूं, एज ऑफ नाउ, इसलिए कि इसकी लाइफ 120 दिन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ऑर्डिनेंस कितने दिन का होता है? 120 डेज, ओनली 120 डेज। और फिर कहा गया कि इसकी लाइफ एक्सटेंडेबल है बाय अनदर 120 डेज, मगर एक्सटेंशन देने की पावर है नेशनल असेंबली के पास। किसके पास? नेशनल असेंबली के पास। ठीक है, 120 डेज एक्सटेंडेबल बाय अनदर 120 डेज, मगर 120 डेज कौन पास करेगा? असेंबली, प्रेसिडेंट नहीं, बस। और अगर इन 240 डेज में चाहो, गवर्नमेंट चाहो, तो इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने पेश करो, इसी कानून को ले जाओ, किसके पास ले जाओ? पार्लियामेंट के पास ले जाओ और उसके सामने पेश करो इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, और उनको पेश करो और कहो कि जी ये बिल है, इसको परमानेंट लॉ कर दो, क्योंकि परमानेंट लॉ बनाना किसका काम है? किसका काम है? अब पार्लियामेंट उसको पास कर दे, पार्लियामेंट उसको पास कर दे तो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा और वो परमानेंट हो जाएगा। वरना ना करे तो क्या हो जाएगी? उसकी डेथ, खत्म हो जाएगा। उसको कानून में एक लफ्ज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रिपील हो जाएगा। रिपील का मतलब एज इफ था ही नहीं, खत्म, उस दिन के बाद खत्म, डेथ हो गई उसकी। बिल्कुल करूंगा बेटा। देखिए, एक कानून बनाया, कानून की लाइफ थी 120 दिन, 120 दिन। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप समझ जाओगे। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट कौन सा? जो अभी मौजूद है, कंपनीज एक्ट 2017, इसमें मेजर चेंजेस लाना चाह रहे थे, मेजर, पूरी की पूरी चेंजेस करना चाह रहे थे। एक ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया, कहा जी ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंजेस हो गई। अब ऑर्डिनेंस तो लॉ को चेंज कर देता है ना, हो गई। 120 दिन गुजर गए, असेंबली में वो डिस्कस तक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? उसको 120 दिन और बढ़ाना है। अब क्या करें? अब असेंबली के पास ही भागेंगे, असेंबली आप इसको क्या करो, 120 दिन की एक्सटेंशन दे दो। अगर नहीं देते एक्सटेंशन वो, तो वो यही खत्म हो जाता। कानून की लाइफ है ही कितनी? 21वां दिन नहीं मिलेगा उसको। 120 मीन्स 120, अगले दिन वो कानून खत्म, एज इफ के वो उस दिन नहीं है। मगर असेंबली ने अगर एक्सटेंशन दे दी तो वो जारी रहेगा कानून। कितने दिन? और उस दौरान अगर गवर्नमेंट पास ना करा सके तो खत्म, खत्म। समझ आए? अब ये आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर है, आज, राइट नाउ। आपका एक सवाल बनता है, सर अगर ऐसा है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जिन्हें के अभी तक चला आ रहा है, 120 दिन, 120 दिन कितने हुए? तो 2001 को आए और गए, कितने साल हो गए? 22-20 साल। भाई 2001 गुजरे, अभी तक कैसे चल रहा है? फिर आज तक ये क्यों, आज तक ये क्यों कानून बना हुआ है हमारा? तो इसका जवाब ये है कि ये रूल आज है कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे पहले ये रूल जो आज आपने पढ़ा ना, ये आज की लीगल पोजीशन है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कब आया था? 2001 में। उस वक्त की कहानी सुनो। 2001 में परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव थे, 99 से लेके, तो मुख्तलिफ कवानीन बनाए। वो कवानीन इसलिए बनाए प्रेसिडेंट ने क्योंकि दूसरा के ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत कब पेश आती है? व्हेन पार्लियामेंट, वो तो लिख चुके हैं ना, इज नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट इज नॉन एग्जिस्टेंट। पार्लियामेंट थी नहीं ना, डिसॉल्व थी।
जब पार्लियामेंट हो ही ना उस वक्त कौन कानून पास करेगा? तो परवेज मुशर्रफ ने कानून पास किए 99, 2000, 2001। उस वक्त ये 120 डेज की लिमिट थी, मगर कैसे कि प्रेसिडेंट को ही पावर थी एक्सटेंड करने की। और प्रेसिडेंट को क्या पावर थी? कितने दिन एक्सटेंड करने की? जितनी मर्जी उसकी। तो 3-3 साल एक्सटेंड करता था वो। सिर्फ एक क्या होता था, रोज उसके पास साइन आता था, आज ये एक्सटेंड, आज ये एक्सटेंड, आज ये एक्सटेंड। एक्सटेंड करते करते उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशन, तो परवेज मुशर्रफ तंग आ गया, ये रोज साइन कराते हो, पागल हो, ठप्पा लगा दो, साइन का ठप्पा लगाओ। नहीं सर, आपका साइन करना पड़ेगा, ये कानून है। अच्छा, फौजी था बंदा, उन्होंने कहा एक सोल्यूशन निकालता हूं। चलो, अभी सोल्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट करने की पावर चीफ एग्जीक्यूटिव को दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। आपने से जिस को हिस्ट्री पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब टेक ओवर किया था परवेज मुशर्रफ ने, तो इजाजत दी थी केस में। केस में क्या चैलेंज किया था इसके टेक ओवर को, तो उन्होंने कहा नहीं ये सही था, और कहा हम इजाजत देते हैं कि जो जरूरी चेंजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में करो। तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के मुताबिक सिंगल बंदा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किसका राइट है? नहीं। अब परवेज मुशर्रफ ने कहा मेरे पास पावर है, उसने एक आर्टिकल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वैलिडेशन ऑफ लॉज के नाम का। क्या? वैलिडेशन ऑफ लॉज, जिसके मुताबिक उसने क्या लिखा, जो कवानीन मैंने 99 से लेके 2001 तक बनाए उन सबको मैं परमानेंट करता हूं, मेरी मर्जी। अब इनको वापस दोबारा साइन करने के लिए मुझे भेजने की जरूरत, मैं इनको क्या करता हूं। अब ये कानून का हिस्सा बना, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आ गया, जिसने क्या किया, जिसने क्या किया, नहीं अप्लाई करो ना अपने कानून पे। नो, 120 डेज की आज बात है। जिसने क्या किया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को परमानेंट कर दिया, तभी मौजूद है आज। भाई 120 डेज भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख दिया कि मेरे बनाए हुए कानून 99 से लेके 2001 तक जो मैंने कानून बनाए ऑर्डिनेंस की फॉर्म में, मैं क्या करता हूं उनको वैलिडेट, ये वैलिड है, परमानेंट है। अब सोचो, इसीलिए ये वो बात बता रहा हूं जो मैं चैलेंज करता हूं, इस मुल्क में बहुत कम लोग बता सकते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नाम में आज भी ऑर्डिनेंस मौजूद है, क्योंकि अगर असेंबली के पास पेश करके उसको परमानेंट कराया जाता तो क्या बन जाता है, एक्ट होता है। इसको किसी और रास्ते से, इसको नॉर्मल रास्ते से परमानेंट नहीं किया, इसको सुप्रीम पावर के जरिए से, सुप्रीम ऑर्डर के थ्रू इसको परमानेंट कर दिया गया। और फिर जब असेंबली आई, उसने भी क्या कहा, हाँ हम मानते हैं इसको, बिल्कुल परमानेंट है। उन्होंने भी ऐसे बोल दिया, उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास की कि जो काम किया गया था सही किया गया था। इसका मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आशीर्वाद हासिल है पार्लियामेंट का भी, समझ आई। मगर नाम में एक्ट क्यों नहीं है फिर? क्योंकि इसको असेंबली के सामने पेश करके एक्ट नहीं बनाया गया। अच्छा, असेंबली के सामने पेश करके एक्ट बनाने की बात किसने कही है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसी ने तो कहा था कि 99 से 2001 के लिए ये रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। एक्सेप्शन क्रिएट की कॉन्स्टिट्यूशन ने, और क्या कहा, सारे कवानीन सीधी लाइन से चलेंगे सिवाय 3 साल वाले। वो 3 साल वाले कौन से थे? 99 से लेके, जिनमें एक क्या था, वो सबके नाम आज तक भी ऑर्डिनेंस है। आपको समझ आई कि ये ऑर्डिनेंस होने के बावजूद भी, मगर आज भी परमानेंट होने की वजह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैरीज द फोर्स ऑफ एन एक्ट, कैरीज द फोर्स ऑफ है एक्ट, ठीक है। नाम में क्या है, मगर है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, आज वो जुमला रिपीट करता हूं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को किसने बनाया? नो, पार्लियामेंट ने। क्योंकि उसके सामने गया था, उसने कहा था ओके, तो आशीर्वाद मिल गया ना, तो आज ये एक्ट है, ठीक है। चलें, अब एक बात रिकनेक्ट करो वापस, साथ साथ समझाने के साथ साथ देखें बुनियादी बात क्या है जो जिसपे मैं आया, ये इनकम टैक्स। अब सुनो,
आपको ये समझ आ गया ऑर्डिनेंस क्यों कहते हैं इसको? सारी कहानी समझ आ गई? ऑर्डिनेंस समझ आया ना? एक्ट किसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस किसको कहते हैं? एग्जामिनर अगर आज पूछेगा तो आज का लॉ पूछेगा, वो भी मैंने बता दिया। ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है? एक्सटेंडेबल बाय कितनी है? कौन एक्सटेंड करेगा? सारी बातें समझ आ गई? ये आज का है, अगर वो पूछेगा तो हम बताएंगे। ऑर्डिनेंस कौन प्रोमलगेट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। चलो आगे। 2001 क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से पहले भी कवानीन थे। इससे पहले ये नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। इससे पहले था इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो पाकिस्तान में 3 लॉज हैं आज तक इनकम टैक्स के आए। पहले का नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1922, जो 1979 में रिपील हुआ, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 आया, जिससे 2001 में रिपील कर दिया गया, और उस वक्त से लेके आज तक। तो आपने सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं लिखना, आपने लाजमन क्या लिखना है? 2001। क्लियर? कानून के साथ जब भी होता है ईयर जरूर लिखते हैं। अगर आप ईयर नहीं लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। सेट हो गई बात? ये बात समझ आ गई? अब आप मुझे बताएं, इनकम टैक्स के नाम की चीजें समझ आ गई? इसमें 2 पॉइंट्स थे, ऑर्डिनेंस क्यों और 2001 क्यों। आगे बढ़ो। ओके, अब आगे जो टॉपिक है, बस टाइम हो गया है मगर 2 मिनट में लूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आगे बढ़ो बेटा, थोड़ा सा टॉपिक में लूं, एक टॉपिक करना चाहता हूं कवर। चलो गुड है। अब आ जाए बच्चों, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चूंकि टैक्स लॉ है, सुनिएगा, ना सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बल्कि सेल्स टैक्स एक्ट में भी और फेडरल एक्साइज में भी सेक्शंस होते हैं। कानून में सेक्शंस होते हैं ना, तो सेक्शंस होते हैं, करेक्ट? सेक्शंस 2 किस्म के हैं। इसकी टाइप्स कितनी टाइप्स है इसकी? 2। किसकी टाइप्स बता रहे हैं हम? किसके सेक्शंस? इनकम टैक्स के, और ये सेल्स टैक्स पे भी अप्लाई करेगा। पहले सेक्शन का नाम है चार्जिंग सेक्शन। क्या नाम है इसका? चार्जिंग सेक्शन। और दूसरे का नाम है मशीनरी सेक्शंस। इसके लिए सेक्शंस लिखते हैं। और मशीनरी का दूसरा नाम है प्रोसीजरल। ठीक है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शंस की कितनी किस्में हो गई? 2। पहली कौन सी है? चार्जिंग। दूसरी कौन सी है? ओके, चार्जिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होगा जो चार्जिंग होगा। चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है 4। चार्जिंग सेक्शन का नंबर क्या है? ये एग्जामिन होगा, लिख लो। कहा जाएगा अंडर विच सेक्शन या अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड। चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्ज करना, टैक्स चार्ज करना। सिंपल बोले तो, हाँ दादा बोले तो, टैक्स इंपोज करना। टैक्स इंपोज, चार्ज का मतलब क्या है? टैक्स इंपोज। तो एक सेक्शन ऐसा है जो टैक्स इंपोज करेगा, उसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग सेक्शन। और बाकी सारे सेक्शन उस इंपोज किए गए सेक्शन, उस इंपोज किए गए टैक्स की कैलकुलेशन, कलेक्शन और बाकी रिलेटेड मैटर्स का प्रोसीजर बताएंगे। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ज्यादा नंबर किस सेक्शन का है? चार्जिंग या प्रोसीजरल? सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ही प्रोसीजरल, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन तो एक है। यहाँ चलो, मैं अगर थोड़ी सी चूंकि आपके लेवल पे बात कर रहा हूं, कंप्लीट बात करूं तो 3 या 4 चार्जिंग सेक्शन है। अब सुने, चार्जिंग सेक्शन क्या करता है बताएं? चार्जिंग सेक्शन क्या करता है? इसका काम क्या है बताओ? टैक्स को इंपोज करता है, इंपोज टैक्स। अगर मुझे देखना है कि मुझ पे टैक्स है कि नहीं, किस सेक्शन में जाऊं? चार्जिंग सेक्शन में जाऊंगा। क्यों? चार्जिंग सेक्शन ने कहा, सुनना, अब आपको थोड़ी सी तफसील आएगी तो कहानी समझ आएगी। चार्जिंग सेक्शन ने कहा कि इनकम टैक्स इंपोज किया जा रहा है। क्या कहा? इनकम टैक्स इज इंपोज्ड। किस पे? एवरी पर्सन। कौन सा? हु हैज
taxable income for a tax year calculated through application of tax rates. ये है चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन ने कहा कि इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, 4 कंडीशन फुलफिल करो तो, 4 कंडीशन फुलफिल करो तो टैक्स लगाया जा रहा है. तो मैंने कहा 4 कंडीशंस कौन सी हैं? इन 4 कंडीशंस को कहा जाता है 4 की कॉन्सेप्ट्स, 4 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स. और यही 4 की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? प्री कंडीशंस हैं. प्री कंडीशंस हैं. किस चीज की प्री कंडीशंस हैं? प्री कंडीशंस फॉर, ये प्री कंडीशंस हैं. किस चीज की प्री कंडीशन है? प्री कंडीशन फॉर इंपोजिशन ऑफ टैक्स, इंपोजिशन ऑफ इनकम टैक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो टैक्स लगेगा. अब मुझ पे टैक्स है ये देखने के लिए मैं किस सेक्शन में जाऊं? नंबर क्या है उसका? 4 में मैं गया. उसने क्या बोला? इनकम टैक्स इंपोज कर रहा हूं. किस पे? तो सबसे पहले मैं खुद से पूछूंगा, एम आई ए पर्सन? यस यस आई एम ए पर्सन. पर्सन की डेफिनेशन होगी उसमें मैं आया हूं पर्सन. नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन. दूसरा क्या? तो जिसके पास इनकम ही नहीं उसको टैक्स देना है. ये चलो जिसके पास इनकम तो है, एग्जेम्प्ट इनकम है, यानी कानून ने उस पर टैक्स नहीं लगाया, तो उसको ये टैक्स देना पड़ेगा. एक पॉइंट नोट कर लो, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट. एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट. ये प्रोविंशियल, इस पे टैक्स हो तो हो, इस पे प्रोविंशियल टैक्स हो तो हो, मगर उस पे इनकम टैक्स फेडरेशन का नहीं है. अंडर द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल इनकम को प्रोविंसेस टैक्स करते हैं मगर फेडरेशन टैक्स है. तो हम प्रोविंशियल लॉ कोर्स में नहीं, हमारे हम उसकी टेंशन नहीं ले रहे. हम क्या बोलेंगे? हम एक जुमला बोलेंगे, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट. का क्या मतलब है? छोड़ दिया उसको, तुम पे टैक्स नहीं है, उस पे टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है. वजह बताता हूं बेटा, इसकी बिल्कुल अच्छा सवाल है. क्यों? ओके क्यों? देखिए इसलिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाओगे प्री पार्टीशन में, तो सबसे बड़ी जो जिसको कहा जाए कि हिस्टोरिकल एक फेज गुजरा है, उसमें मुगल इंडिया. ठीक है. अब पाकिस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा जो सोर्स था इनकम का फॉर द स्टेट, वो टैक्सेस थे. कौन से टैक्सेस? लैंड टैक्सेस. ये जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया ना, ये टैक्स के पैसे से बनाया. ये लैंड के टैक्सेस थे. और लैंड का जो टैक्स था, लैंड पे लगने वाले टैक्सेस इतने जबरदस्त निजाम से थे, उसको बनाने वाला आमतौर पे लोग अकबर को समझते हैं. मेरे चूंकि सीएसएस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान था तो सारा इसलिए बता पा रहा हूं. असल में शेरशाह सूरी था. शेरशाह सूरी 4 साल आया था, उसने उस जैसा बादशाह नहीं गुजरा. उसके बड़े काम आज तक जिंदा हैं. जीटी रोड उसी का बनाया हुआ है, ग्रांड ट्रंक रोड. उसी ने एग्रीकल्चरल इनकम की और लैंड की टैक्सेशन जबरदस्त बनाई थी. अकबर ने उसका फायदा लिया और उसके बाद अयाशी की शाहजहां ने, बीवी मर गई, ताजमहल. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो लैंड पे सुनना ऑलरेडी बहुत टैक्सेस थे. लैंड पे ऑलरेडी आबियाना ये वो. तो जब अंग्रेज के दौर में इनकम टैक्स आया तो अंग्रेज ने क्या सोचा? एक तो उस वक्त उसकी हुकूमत कमजोर पड़ चुकी थी. उसने कहा अगर मैं हारियों को, फार्मर्स को, इनको भी अपने अगेंस्ट कर दूंगा तो मेरी हुकूमत तो जल्दी चली जाएगी. तो उसने एग्रीकल्चरल इनकम को अंग्रेज के जमाने में क्या कर दिया गया था? एग्जेम्प्ट. आज तक चला रहा है. हमारे मुल्क में एग्जेम्प्ट नहीं है. हमारे मुल्क में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसे टैक्स कलेक्ट करती है, मगर नॉमिनल, इतना बड़ा टैक्स नहीं है. अब पॉइंट समझिएगा बेटा,
असल जो एग्जेम्पशन की रीजन थी कि एग्रीकल्चरल इनकम कहां से आती है, प्रोड्यूस से, उस पे ऑलरेडी ज्यादा टैक्सेस थे। आज के दौर में मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा आज के दौर में इस पे ज्यादा इनकम टैक्स इसलिए नहीं लगाना चाहिए, यानी प्रोविंशियल टैक्सेस लगा रही हैं तो लगाएं। उसकी वजह क्या है कि सोचो उनकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है उसकी, बताओ प्रोडक्ट क्या है उसकी, मतलब खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें। क्या आप चाहते हो कि खाने पीने की चीजें भी इस मुल्क में कम हो जाए? टैक्स लगाना क्या, टैक्स का नेगेटिव इफेक्ट आता है ना बेटा, तो इस वजह से इस पर टैक्स आज तक नहीं लगाया। प्रोविंसेस ने लगाया, हल्का लगाया, बहुत हल्का लगाया। बट बहरहाल वी कैन हैव अ डिबेट ऑन इट कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। हो सकता है मुझे कहो, मैं तो कहूं बहुत लगाओ, हो सकता है कोई कहे नहीं। तो मैं आपको एक मिडिल जो है ना एक ओपिनियन दे रहा था कि आमतौर पर यह रीजन बताया जाता है। अब मेरा ओपिनियन क्या है उसको छोड़ दो, क्लियर हो गई बात। अच्छा बेटा अब आगे जाएं, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये आपके सामने जो मैंने लिखा, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का नंबर याद कर लो, क्या है उसका काम, क्या है, टैक्स इंपोज करना। टैक्स इंपोज करने के लिए प्री कंडीशंस कितनी बताई, 4। कौन सी, पर्सन, पर्सन भी हो, उसके पास क्या है, अब मैं पर्सन तो हूं मगर एग्रीकल्चरल इनकम है, अब बताओ मुझ पे टैक्स लगा, तो प्री कंडीशन है कि नहीं है ये मीट होगी तो टैक्स लगेगा ना। मैं पर्सन भी हूं, मेरे पास टैक्सेबल इनकम भी हो। तीसरी चीज क्या है, अब ये पॉइंट लिख लो, लिखो ये पॉइंट सारे। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, एनुअल टैक्स है। क्या है, एनुअल टैक्स। क्यों, इसके लिए टैक्स ईयर होता है 12 महीने का, 12 महीने का एक पूरा साल। इनकम टैक्स इज व्हाट, एनुअल टैक्स, ठीक है। और आखिरी चीज क्या है कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती है, टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, यानी ये रेट गिवन है, जब हम इस रेट को, ये सारी चीजें लिखी हैं, रेट को किस पे अप्लाई करते हैं, इस पे, तो रिजल्टिंग ये मल्टीप्लाई करते हैं किससे, टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, टैक्स मिल जाता है, टैक्स लायबिलिटी मिल जाती है। समझ आई आपको। अब ये वाले पॉइंट्स आगे चल के वैसे ही कवर होंगे। तो पहली टाइप क्या थी सेक्शन की, चार्जिंग सेक्शन। दूसरी टाइप क्या है सेक्शन की, प्रोसीजर। आगे चल के हम सारे के सारे प्रोसीजर्स कवर करेंगे। अभी सिर्फ 2 नाम याद रखो। कितने टाइप्स है सेक्शंस की, कौन सी, चार्जिंग सेक्शन और, चले ठीक हो गया। ओके, आज की क्लास यहां एंड करते और होपफुली मजा आया होगा। और आपको चूंकि ऑब्वियसली पूरा स्टाफ को मैनेज करना है, और जो रिस्पांस है इस कोर्स का इज मोर देन एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली प्रोसीजर्स इन्होंने आपको कुछ बताए होंगे, फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि शायद अगले चंद दिनों के बाद हम एडमिशन ले ही नहीं, इसलिए नहीं लें कि वो मिड ऑफ द कोर्स में तो किसी को नहीं आने देंगे ना, समझ ही नहीं आएगा उसको। तो जो आपके दोस्त अहबाब हैं जिनको आना है उनको कहें जल्दी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी बंद। 2 से 3 दिन के अंदर ये बंद कर देंगे। बहरहाल वो एडमिन वाले लोग देखते हैं। बाकी टेक्निकली जो पढ़ाने की चीजें हैं, क्विज़ेस की चीजें हैं, वो डायरेक्ट मैं देखूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ऑनलाइन के बच्चे बेटा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। और इसी तरीके से इंशाल्लाह आप तफसील के साथ पढ़ते रहोगे, ठीक है। कोई आप ये वाला जो हैंडआउट है ये आपके साथ इंशाल्लाह स्टाफ अभी शेयर कर देगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं है काइंडली 2 नंबर आपके पास ग्रुप में मौजूद होंगे, एक मिस सितारा का है, उससे रब्ता करें और उससे कहें कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे। जो भी आप में से ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, काइंडली ग्रुप पे आ जाओ ताकि कम्युनिकेशन आसान हो जाए। इस वक्त तकरीबन मैंने देखा था कि तकरीबन 450 बच्चा ग्रुप में एडेड है, मगर अभी भी कोई 50-60 बच्चा ऐसा है जिसने फॉर्म जमा किया है, या मे भी 100 बच्चा, क्योंकि मैं ये स्टाफ देख रहा है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। जिसके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है पड़ोसी का दे दे, फिर उससे पूछने जाए मैसेज आया, ठीक है। इसका मतलब अपना ही देना है, किसी और का नहीं देना। चलो बेटा थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगली क्लास बेटा सुन ले, 3 दिन की क्लासेस होंगी। पहला होगा, पहले देखें नॉर्मली 3, जरूरत पड़ी 4, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराना है। पहला होगा आज का दिन, आज क्या था नोट कर लो, वेडनेसडे। दूसरा जो होगा वो फ्राइडे पे, पर इस फ्राइडे पे नहीं होगी क्योंकि प्रोसीजर्स चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, वो हो जाएं। फ्राइडे वाली क्लास इस दफा नहीं होगी, अगले हफ्ते से होगी। इस दफा जो अगली क्लास है वो सैटरडे पे। 3 दिन नोट कर लो, कौन से, वेडनेसडे, फ्राइडे और
ये क्लासेस का टाइम आपको बता दिया जाएगा, फिक्स होगा, आपको उसी वक्त आना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। टाइम यही होगा बेटा, शाम का टाइम होगा 5:30 6 बजे के करीब। थैंक यू वेरी मच। समीर कैसे हो बेटा?